गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो ऐसा है, हम लोग देख रहे थे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आखिरी टॉपिक द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। हमने सबसे पहले देखा एजेंट का क्या मतलब है। एजेंट का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर हमने देखा प्रिंसिपल यानी कौन। प्रिंसिपल वो व्यक्ति जो रिप्रेजेंट हो रहा है। सो ये हमने बेसिक एजेंट का और प्रिंसिपल का रिलेशन देखा। और एजेंसी वर्ड को कहीं डिफाइन नहीं किया है। एजेंसी वर्ड जब भी ये रिलेशन आ जाएगा तो हम बोलेंगे देयर इज एन एजेंसी। सो एजेंसी वर्ड हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मैंने आपको बताया था द गुड्स रिमेन्स with the principal's ओनरशिप प्रिंसिपल की है बट द पोजीशन विल बी ऑफ एजेंट। सो गुड्स अभी भी प्रिंसिपल के हैं, उसने गुड्स भेज दिया है और एजेंट विल सेल द गुड्स। वो बाय भी कर सकता है, उसको कुछ अथॉरिटीज होती है। सो एजेंट काम कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल एंड अल्टीमेटली एजेंट जैसे ये कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन एंटर कर देता है बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द थर्ड पार्टी, ही ड्रॉप्स आउट, वो बाहर जाके गिर जाता है। तो नहीं, गिरता नहीं है, वो बाहर हो जाता है इस कॉन्ट्रैक्ट से। ये हमने देखा था। देन हमने देखा था एजेंसी का रूल बेस्ड है क्यू फैकिट पर एलियम फैकिट पर से के ऊपर। मींस वन हु एक्ट्स थ्रू एजेंट इज हिमसेल्फ एक्टिंग। जो दूसरे के थ्रू कार्य करा रहा है, मान लिया जाएगा वो स्वयं उस कार्य को कर रहा है। देन हमने देखा था एजेंट कौन कौन अपॉइंट कर सकता है। सो एनी पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कैन अपॉइंट एन एजेंट, मींस ही कैन बी अ प्रिंसिपल। एंड हु मे बी एन एजेंट, एनी पर्सन। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कॉम्पिटेंट है या इनकॉम्पिटेंट है टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। देन कंसिडरेशन की आवश्यकता नहीं होती एट द टाइम ऑफ एंटरिंग द एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट। डिफरेंस बिटवीन एजेंट एंड सर्वेंट देखा था। देन टाइप्स ऑफ एजेंसी, जनरल एजेंसी एंड पर्टिकुलर एजेंसी, सिंपल था, स्पेशल एजेंट। देन हमने देखा था एजेंसी कैसे कैसे क्रिएट होती है। पहला और सबसे आसान तरीका, सबसे कॉमन वे था जिसमें बोल के या लिख के एजेंट अपॉइंट किया जाता है। अगर लिख के किया जाता है तो एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जिसको हम कहते हैं पावर ऑफ अटर्नी। पहले आपको ड्राफ्टिंग हुई करती थी, ड्राफ्टिंग का टॉपिक हुआ करता था आपके ओल्ड कोर्स में। जब आईपीसीसी हुआ करता था तो उस टाइम ड्राफ्टिंग हुआ करता था, वहां पे आपको ये सब चीजें ड्राफ्ट करना पड़ता था। इंडेमनिटी बॉन्ड जो हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी गारंटी में पढ़ा था। देन आप अगर किसी व्यक्ति को अपॉइंट कर रहे हैं एज एजेंट तो पावर ऑफ अटर्नी ये ड्राफ्ट करना पड़ता था, पार्टनरशिप डीड, ये सब की ड्राफ्टिंग थी। बट जैसा कि अब आप जानते हैं कि ड्राफ्टिंग का जो टॉपिक है वो अब चला गया है फाउंडेशन लेवल पे। सो अब इंटरमीडिएट लेवल पे आपको ये डॉक्यूमेंट्स, डीड्स, ये सब की ड्राफ्टिंग नहीं है। ठीक है। सो पहले नोटिस वगैरह जो आपने फाउंडेशन में पढ़ा होगा, नोटिस कैसे ड्राफ्ट होते हैं, मीटिंग के मिनट्स कैसे ड्राफ्ट होते हैं, ये सब चीजें आपने फाउंडेशन लेवल पे पढ़ा होगा। ये पहले आईपीसीसी में हुआ करता था। सो यहाँ पे हम देखते थे, मैं बताता था आपको ये कैसे बनता है, तो एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी आता था आपको। बट आपके अभी कोर्स में ये नहीं है, सो इसीलिए मैं ड्राफ्टिंग के ऊपर अब नहीं बात करता हूं। सो ऐसा है। देन दूसरा केस था व्हेन द एजेंसी इज इम्प्लाइड। इम्प्लाइड एजेंसी, जब कुछ बोला नहीं, कुछ लिखा नहीं, बट फिर भी हम मान लेंगे कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का एजेंट हो गया। जैसा कि हमने देखे थे, एक मिस्टर ए होते हैं जो श्रीरामपुर में एक शॉप ओन करते हैं, बट वो खुद रहते हैं कोलकाता में। और बी जो है, मिस्टर बी, ही मैनेजेस द शॉप ऑफ मिस्टर ए, श्रीरामपुर वाली। और ये क्या करता था, ये डायरेक्टली मिस्टर सी से, एक थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट करता था ऑन बिहाफ ऑफ ए। और ए का जो पैसा होता था उसमें से ही वो पेमेंट करता था। ये चीज ए को पता थी। एक बार बी ने कुछ गुड्स खरीद के लाया सी के पास से, बट अल्टीमेटली उसने पेमेंट नहीं किया। सो यहाँ पे सी डायरेक्टली ए के ऊपर केस फाइल करना चाहता है, तो क्या वो कर सकता है? द आंसर इज यस, बिकॉज देयर इज एन इम्प्लाइड एजेंसी। सो मैंने विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ये पूरा आपको टॉपिक पिछली क्लास में समझा चुका हूँ। सो डायग्राम्स बनाना चाहिए आपको, मैं कई बार बोलता हूँ कि डायग्राम्स बनाया करो। सो ये दिख रहा है आपको डायग्राम, कोलकाता में ए है और श्रीरामपुर में उसकी शॉप है जो बी चला रहा है। उसने सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया और अल्टीमेटली पेमेंट अगर नहीं किया तो ऐसे केस में ए विल बी रिस्पॉन्सिबल टू पे मिस्टर सी, थर्ड पार्टी। ठीक है। और दूसरा एग्जांपल था जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सैलरी में से कुछ इंश्योरेंस का अमाउंट काट के वो एलआईसी में जमा करता है, तो ही विल आल्सो बी कंसीडर्ड एज एजेंट फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस। बसंती देवी का एक केस लो हमने देखा था। केस इज नॉट इंपॉर्टेंट, नहीं भी लिखे तो चलता है। देन एजेंसी बाय स्टॉपल एंड होल्डिंग आउट, ये क्या है? तो ये भी एक प्रकार से एजेंसी, इम्प्लाइड एजेंसी वाला जो टॉपिक है उसी में कवर होता है, जिसमें हमने देखा था दोनों ही वैसे सिमिलर टॉपिक है। दोनों में फर्क क्या होता है? तो सिर्फ इतना सा फर्क है कि जब प्रिंसिपल बोल रहा है ए इज माई एजेंट, या प्रिंसिपल बोल रहा है आई एम हिज प्रिंसिपल,
तो हम बोलेंगे देयर इज एन स्टॉपल, स्टॉपल लगेगा वहां पे, क्योंकि प्रिंसिपल ने कुछ बोला और अब वो उससे मुकर नहीं सकता। इट इज नॉट कंपल्सरी उसने वर्ड्स शब्दों में बोला हो, उसने वर्ड्स नहीं यूज किया, सिर्फ कंडक्ट से भी दर्शाया दैट ही इज माई एजेंट, देन ऑल्सो स्टॉपल अप्लाइज। ये आपको अब अच्छे से पता है। और उसी प्रकार से होल्डिंग आउट कब लगता है? होल्डिंग आउट तब लगता है जब एजेंट होल्ड्स हिमसेल्फ आउट एज एजेंट ऑफ अनदर पर्सन। एजेंट बोल रहा है मैं इनका एजेंट हूं, एक्चुअल में नहीं है रिलेशनशिप, बट फिर भी उसने बोला, झूठ बोला, सो यहाँ पे ही विल बी हेल्ड आउट एज एजेंट। ठीक है, सो जब ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बोल रहा है एजेंट, तो हम बोलेंगे होल्डिंग आउट। जब ये प्रिंसिपल बोल रहा है हम बोलेंगे स्टॉपल। बट इफेक्टिवली देयर इज नो डिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब रूल्स बिल्कुल सेम टू सेम अप्लाई होते हैं दोनों ही केस में। देन हमने देखा था एजेंसी बाय नेसेसिटी, एजेंसी ऑफ नेसेसिटी क्रिएट होती है, जिसमें मैंने आपको एक केस बताया था, बिजली घर वाला। सो नोटिस आता है ये वाला। और अगर आप ध्यान दें तो एक और पॉइंट बताया था मैंने यहाँ पे, मराइन एडवेंचर्स वाला, जिसमें एक शिप की एग्जांपल से हमने समझा था कि एजेंसी बाय नेसेसिटी कब क्रिएट होती है? जब शिप को अर्जेंट रिपेयर्स चाहिए या फ्यूल चाहिए और जो कैप्टन है उसके पास पैसा नहीं है, तो वो क्या करता था, वो शिप को प्लेज कर देता था जो भी कस्टमर्स है उन लोगों के पास या कहीं और या तो शिप के ऊपर के गुड्स। सो यहाँ पे ये प्लेज कर देता था, तो यहाँ पे मान लिया गया दैट ही इज एन एजेंट, और जो शिप का ओनर है ही इज बाउंड बाय द एक्ट ऑफ द कैप्टन। फिर इसकी कुछ कंडीशंस इंपॉर्टेंट थी जो मैंने बताया था। द फर्स्ट इज प्रिंसिपल से आप बिल्कुल भी कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, देयर इज एन एक्चुअल नेसेसिटी, बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा, ही मस्ट एक्ट ऑनेस्टली, प्रूडेंटली। एंड चौथा, एकदम रीजनेबल या प्रैक्टिकेबल कोर्स ऑफ एक्शन उसने लिया है। ठीक है, जो सबसे आम बात है जो आप करेंगे खुद के केस में। एजेंसी बाय रेटिफिकेशन देखा था हमने। एजेंसी बाय रेटिफिकेशन का मतलब है अप्रूवल करना, रेटिफिकेशन मींस अप्रूवल, जिसमें हमने देखा था अगर पहले कोई व्यक्ति कुछ कार्य कर देता है और बाद में व्यक्ति बोलता है, दूसरा व्यक्ति बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे कार्य से बाध्य होने को तैयार हूं, तो हम बोलेंगे एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। जैसे समझो आपने कोई कार्य कर दिया मेरे लिए, आपने बोला शर्मा जी आपने कुछ खरीद के लाए, और बाद में मेरे को बोलते देखो शर्मा जी मैंने आपके लिए खरीद के लाया था, आप मुझे पैसा दे दो। अब मैं यहाँ पे अगर एग्री करता हूँ, ठीक है मैं आपके कार्य से बाइंड होता हूँ, तो ये एजेंसी बाय रेटिफिकेशन हो गया, यू बिकेम माय एजेंट। ठीक है, सो ऐसे केस में जब इसको एक और नाम देते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो एजेंसी। फैक्ट पहले हो गया, कार्य पहले हो गया, एंड बाद में एजेंसी क्रिएट हुई क्योंकि बाद में उसने बोला ठीक है मैं आपके एक्ट से बाध्य होने को तैयार हूं। सो ऐसे केसेस में इट इज एन एक्स पोस्ट फैक्टो एजेंसी। तो ये भी हमने ऑलरेडी देखा था। इसके बाद इसके कुछ खास बात देखे थे हमने, एजेंसी बाय रेटिफिकेशन के कुछ खास वैलिड पॉइंट्स, जितने बहुत ज्यादा जरूरी है उतने अपन कवर करते हैं फिर से रिवीजन में, बाकी तो सिंपल से पॉइंट्स है। फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट था जिसमें मैंने बताया था कोई भी ऐसा वैलिड रेटिफिकेशन नहीं हो सकता जिसमें नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल इज डिफेक्टिव, मटेरियली डिफेक्टिव। जैसा कि मैंने अगर कोई चीज खरीद के लाया और मेरे पार्टनर्स को बताता हूं अरे अपने को 4 महीने का क्रेडिट पीरियड मिला है, वो लोग ये सुनते हुए अरे 4 महीने बाद पेमेंट करना है, ये सुनते हुए इसको रेटिफाई कर देते हैं। सो ऐसे केसेस में बाद में अगर पता लगा कि नहीं 4 महीने का तो क्रेडिट था ही नहीं, 2 ही महीने का था, तो ऐसे केसेस में दिस इज नॉट अ वैलिड रेटिफिकेशन। दूसरा पॉइंट, रेटिफिकेशन जो है पूरे कॉन्ट्रैक्ट का हो सकता है, पार्शियल कॉन्ट्रैक्ट का नहीं कर सकते। रेटिफिकेशन जो है ये डेट बैक होता है टू द प्रीवियस डेट, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है इसका। और सेवेंथ पॉइंट एक इंपॉर्टेंट था जिसमें हमने देखा था रेटिफिकेशन तब वैलिड नहीं होगा जब रेटिफाई करने से किसी थर्ड पार्टी के अधिकारों का कोई नुकसान होता है। आप किसी तीसरे व्यक्ति के अधिकार छीन नहीं सकते। ठीक है, आप खुद के अधिकार त्याग सकते हैं पर आप किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार नहीं छीन सकते, और इसीलिए ऐसा रेटिफिकेशन नहीं किया जा सकता जिससे तीसरे किसी व्यक्ति का नुकसान हो। जिसमें हमने एक एग्जाम्पल देखा था कि एक मिस्टर ए होते हैं, मिस्टर ए क्या करते हैं, तो वो एक जमीन किराए से लेते हैं फ्रॉम मिस्टर बी। इसकी कंडीशन होती है कि 3 महीने के नोटिस पे, 3 महीने में अगर जैसे बी बोलते हैं कि आपको ये खाली करना है मिस्टर ए, सो मिस्टर ए को वहां से 3 महीने के अंदर खाली करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक मिस्टर सी होता है जो जाके नोटिस देता है और बोलता है चलो जमीन खाली करो। अब ए सुनता नहीं है क्योंकि सी तो कोई ऑथोराइज्ड व्यक्ति है नहीं। अब बाद में क्या बी इसके कार्य को रेटिफाई कर सकता है? द आंसर इज नो, ये रेटिफिकेशन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर 1 महीने बाद ये सी के एक्ट को रेटिफाई करेगा, सो ए विल इफेक्टिवली गेट ओनली 2 मंथ्स, बट ये तो गलत हो जाएगा, ही शुड गेट 3 मंथ्स।
और इसलिए सच रेटिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल सिंस इससे एक थर्ड पार्टी के कुछ अधिकारों का नुकसान होता है, अधिकार कम होते हैं और इसीलिए ये वैलिड नहीं रहेगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखा था, क्या हस्बैंड और वाइफ के बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप एग्जिस्ट होता है? द आंसर इज यस। कब होता है? कुछ कंडीशंस थी, दोनों ने साथ में रहना चाहिए, द हस्बैंड एंड वाइफ शुड बी लिविंग टुगेदर। दूसरा, दे शुड बी लिविंग इन अ प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ देयर ओन। ऑफ देयर ओन का मतलब मैंने बताया था, इट डज नॉट मीन कि उनकी खुद की ओनरशिप हो। ओन का मतलब है कि उनका खुद का एक छोटा सा आशिया होना चाहिए, भले ही वो हो सकता है कि किराए से रहते हैं। सो ऑफ देयर ओन डज नॉट मीन यहाँ पे कि उनका खुद की ओनरशिप रहे लीगली, लीगल ओनरशिप इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर वो कहीं किराए से भी रहते हैं अपने खुद के छोटे से घर में, तो वो भी इसमें कवर होगा। ठीक है, मीन्स यहाँ मतलब यह है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कहीं सराय में रह रहे हैं या वो कहीं पे एक धर्मशाला में रह रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो तभी बाइंडिंग रिलेशंस आते हैं। एंड वाइफ सिर्फ नेसेसरीज के लिए लायबल ठहरा सकती है हस्बैंड को, एजेंट बनती है नेसेसरीज के लिए। और चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हस्बैंड कुछ खर्चा पानी देते रहता है वाइफ को कि तुमको ये पूरा खर्चा पानी है महीने भर का, तुम इसमें घर भी चलाओ और खुद का भी जो भी खरीदना बेचना है ये सब देख लो, सो ऐसे केसेस में भी फिर वाइफ कैन नॉट बाइंड दी हस्बैंड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी उसको पैसे दिए जा रहे हैं, बट रीजनेबल अलाउंस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई थोड़ा सा पैसा दे रहे, उसको 2000 रुपए दे दिए, लो कर लो, जी लो अपनी जिंदगी, तो ऐसा नहीं चलेगा। सो उसको एक रीजनेबल अलाउंस होना चाहिए, 10,000 15,000, जितना उस पर्टिकुलर एरिया में घर चलाने के लिए और खुद के देखभाल के लिए नेसेसरी है। तो ऐसा है। देन ये था अब तक हमने देखा। अब आगे आगे की बात करते हैं हम। सो एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी। सो एक्सटेंट, दायरा, यहां तक पहले अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लो, फिर मैं आगे की बात चालू करता हूं। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं और फिर इसके बाद हम एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी की बात चालू करेंगे। रोज के बैकअप वीडियोस आपको अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। सो मैंने प्लेलिस्ट जो शेयर किया था वही प्लेलिस्ट में ऐड किए जा रहे हैं रोज के वीडियोस, सो आप उस पे देख सकते हैं। इसके अलावा मैं अपने ऐप पे भी कुछ दिन में डाल दूंगा। अभी थोड़ा उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे एक एक पूरा उसको नंबरिंग करके डालने के लिए, सो मैं ऐप पे भी वो अवेलेबल करा दूंगा। अभी फिलहाल आप उसको यूट्यूब पे देख सकते हैं। हाँ, अनघा का एक क्वेश्चन है, 7th नंबर का पॉइंट, 7th पॉइंट अभी जो बताया वही है। प्लेज हिज क्रेडिट का मतलब है कि वो जाके उधारी लेके आ सकती है, सिंपल। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन आया निखिल का कि प्लेज हिज क्रेडिट का क्या मतलब है। प्लेज हिज क्रेडिट का मतलब है जाके उधारी लेके आ सकना। ठीक है, सो ये कई बार तो अथॉरिटी दी जाती है बट कई बार नहीं दी जाती, तो भी मान ली जाएगी इम्प्लाइड एजेंसी। हाँ, 7th पॉइंट अभी जस्ट बताया मैंने, शायद आपने लेट ज्वाइन किया होगा, 2-3 बार रिपीट हो गया, फिर भी बता देता हूँ फिर से। समझो मिस्टर ए है जो एक किराए से जमीन लेके बैठे हैं, मिस्टर बी की ये जमीन है, मिस्टर बी इज द ओनर। मिस्टर बी बोलते हैं मिस्टर ए को कि देखो तुम ये किराए से रखो, लेकिन मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं तुमको बोलूंगा खाली कर दो, और तुमको खाली करना पड़ेगा। तो मिस्टर ए बोलता है ठीक है मैं खाली कर दूंगा, लेकिन मुझे टाइम लगेगा। सो यहाँ पे ये लोग एग्री करते हैं, ठीक है मैं जब बोलूंगा, बी बोलता है मैं जब बोलूंगा वहां से 3 महीने के अंदर तुम खाली कर देना, क्योंकि तुरंत पॉसिबल नहीं होता, तो 3 महीने का नोटिस दूंगा मैं और फिर तुम खाली कर देना। सो बी यहाँ पे एग्री करता है कि मैं 3 महीने के मैं नोटिस दूंगा, उसके बाद 3 महीने के अंदर तुमको खाली करना पड़ेगा। ए भी इससे समर्थ है। अब ए भी इससे समर्थ नहीं बोलना चाहिए, ए भी इससे ए को भी इसकी जानकारी है। देन सी, एक ऐसा व्यक्ति जो अलग व्यक्ति है, ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट, वो जाके बोलता है मिस्टर ए को चलो भाई जमीन खाली कर दो। कब बोलता है? समझो एग्जांपल ले लेते हैं अपन, 5 जनवरी को उसने जाके बोला कि चलो भाई खाली कर दो। 5 जनवरी को खाली करने बोला, लेकिन क्या ए खाली कर देगा? तो नहीं। क्यों खाली करेगा भाई? वो उसको सी को थोड़ी कोई अधिकार है। अब अगर कुछ दिन बाद बी जाके बोलता है कि हाँ हाँ सी ने बोला था ना तुमको 5 तारीख को कि खाली कर दो, तो चलो अब खाली करके दो। सो अब इसको यहाँ पे क्या रेटिफाई करने का अधिकार है? क्या 5 जनवरी का जो ट्रांजेक्शन है उसको रेटिफाई कर सकता है? द आंसर इज नो, क्योंकि अगर ये करेगा तो इसको 5 जनवरी से 3 महीने का टाइम मिलेगा। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि जब बी ने बोला तब से उसको 3 महीने का टाइम मिलना चाहिए। समझो इसने 5 फरवरी को बोला,
बी ने जाके कि मैं इसको रेटिफाई करता हूं, सो इट इज नॉट पॉसिबल। हाँ, वो यहाँ फ्रेश नोटिस दे सकता है, वो बोल सकता है कि अभी से तुम 3 महीने के अंदर खाली करो, बट पुराने तारीख से वो नहीं बोल सकता। ठीक है, सो ये बताया है। हाँ, और कोई डाउट? अगर आपका कुछ टॉपिक मिस होता है तो उसके लिए मैं बोलूंगा आपको कि बैकअप वीडियोस यूज करें, दैट विल बी बेटर। सो अपना क्लास का टाइम भी बचेगा। थोड़ा सा हम पीछे चल रहे हैं अभी क्लास में, बट खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि रिजल्ट्स जो है वो थोड़े से पोस्टपोन होने वाले हैं, तो उस हिसाब से अपना विद इन टाइम कंप्लीट हो जाएगा। बट अगर रिजल्ट्स एकदम 1 तारीख को लगते हैं, क्योंकि थोड़ी सी फिर बैच पोस्टपोन होगी थोड़ी सी, सो अगर रिजल्ट एकदम टाइम पे लगते हैं तो फिर दिक्कत हो सकती है अपने को कोर्स कंप्लीशन में, फिर हमको संडेज को लेना पड़ेगा। बट नहीं तो हमारा कोर्स वैसे कंप्लीट हो जाएगा विद इन टाइम, जितना अपन ने सोचा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी। सो एक्सटेंट का क्या मतलब होता है? दायरा, एक हद, किस हद तक के एजेंट अपने प्रिंसिपल को बाइंड कर सकता है। सो एक डायग्राम से समझेंगे इसको। समझो एक व्यक्ति है, मिस्टर पी, प्रिंसिपल। ये स्कूल जाते हैं, प्रिंसिपल है नहीं तो वो वाला प्रिंसिपल नहीं है। ये मिस्टर ए को अपॉइंट करते हैं एज एजेंट, मिस्टर ए अपॉइंट किए गए। समझो मिस्टर ए है मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट मींस बिजनेस एजेंट, एक बिजनेस के लिए अपॉइंट किया जिसमें मिस्टर ए ने बोला कि मैं तुमको गुड्स भेजूंगा, तुम इन गुड्स को बेचना ऑन माय बिहाफ, गुड्स भेज दूंगा। ओनरशिप प्रिंसिपल की होती है, एजेंट को पोजीशन मिलता है। एजेंट क्या कर सकता है? अगर एजेंट है मर्केंटाइल एजेंट तो उसको क्या क्या अथॉरिटी होती है? तो वो थर्ड पार्टी को चीजें बेच सकता है। याद करो मर्केंटाइल एजेंट की डेफिनेशन जो आपने पढ़े थे इन सीए फाउंडेशन लेवल। आपने पढ़ा था सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, मर्केंटाइल एजेंट इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इट हैज बीन डिफाइंड इन द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, जिसमें बताया गया है मर्केंटाइल एजेंट मींस एन एजेंट हु हैज अ ऑथोरिटी। क्या क्या ऑथोरिटी रहती है एक मर्केंटाइल एजेंट को? ऑथोरिटी टू बाय, टू सेल, टू कंसाइन एंड टू प्लेज। ये ऑथोरिटीज होती है। जैसे ही मैं बोलूंगा ये एजेंट है, सो हम क्या मान लेंगे उसको, ये ऑथोरिटीज होगी। इन ऑथोरिटीज को हम क्या बोलते हैं? इनका हम नाम देते हैं इम्प्लाइड ऑथोरिटी। जैसे ही मैं बोलूंगा कि मैं इनका एजेंट हूं, सो आप क्या मान लोगे? आप मान लोगे कि हाँ, शर्मा जी को ये अधिकार है, शर्मा जी इनके बिहाफ पे खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, प्लेज कर सकते हैं, कंसाइन कर सकते हैं। तो आप ये मान लोगे जैसे ही मैं बोलूंगा मैं एजेंट हूं। ठीक है, सो यू विल अज्यूम, ये मान लिया जाएगा कि हाँ, ये सब अथॉरिटीज इनके पास होगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी जो प्रिंसिपल है वो एजेंट की अथॉरिटी को रिस्ट्रिक्ट करता है। वो बोलता है देखो मिस्टर एजेंट, मैं तुमको सेल करने की तो अथॉरिटी दे रहा हूं, लेकिन मैं बाय करने की अथॉरिटी नहीं दे रहा। सो कई बार वो इंप्लाइड अथॉरिटी के बदले एक्चुअल अथॉरिटी देता है, जो हो सकता है इंप्लाइड अथॉरिटी से कम हो। जैसे समझो, जैसा मैंने एग्जांपल दिया, उसको बाय करने की अथॉरिटी नहीं दिया, सेल कर सकते हो, कंसाइन कर सकते हो, प्लेज कर सकते हो, बट खरीदने की अथॉरिटी नहीं दिया। सो यहां पे अगर उसको एक्चुअल में अथॉरिटी नहीं दी गई है, सो सवाल यह है क्या यहां पे एजेंट अपने प्रिंसिपल को बाइंड कर सकेगा? समझो कल चल के एजेंट थर्ड पार्टी से कुछ खरीद के ला लेता है, तो क्या यहां पे प्रिंसिपल बाइंड हो जाएगा टू पे द थर्ड पार्टी? क्या प्रिंसिपल को पे करना पड़ेगा? क्योंकि यहां तो उसको अथॉरिटी नहीं थी। क्या प्रिंसिपल ये बोल सकता है एजेंट को कि नहीं, तुमने गड़बड़ किया है,
और इसीलिए क्या वो थर्ड पार्टी को पैसे देने से मना कर सकता है? द आंसर इज नो, थर्ड पार्टी को मना नहीं कर सकता। याद रखो बेसिक रूल जो मैंने आपको चीख चीख के बताया हूं, फाउंडेशन लेवल से चीख चीख के बताया था, आपको याद होगा शायद। कभी भी थर्ड पार्टी का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। इफ द थर्ड पार्टी इज एक्टिंग इन गुड फेथ, ऑफ कोर्स गुड फेथ होना चाहिए। सो अगर गुड फेथ में अगर गुड फेथ में थर्ड पार्टी ने एक्ट किया है, थर्ड पार्टी ने कोई सेल कर दिया, एजेंट ने कुछ परचेस कर दिया लेकिन पैसा नहीं दिया, सो प्रिंसिपल को पैसा देना पड़ेगा। सो आप देख रहे हैं यहां पे बाइंडिंग अथॉरिटी है, इवन इफ द एजेंट इज एक्सीडिंग द अथॉरिटी। ये पॉइंट आपने वैसे भी पढ़ चुका है और भी केसेस में, आपने ये इवन फाउंडेशन लेवल पे पढ़ा था, और यही चीज आपने इवन यहाँ पे भी पढ़ा है, बेलमेंट वगैरह इसमें प्लेज बाय नॉन ओनर्स वगैरह में। सो उसमें हमने ये पॉइंट्स देखे थे, इवन इफ द एजेंट एक्सीड्स द अथॉरिटी बट इफ इट इज विद इन द इम्प्लाइड अथॉरिटी। सो भले ही वो एक्चुअल या एक्सप्रेस अथॉरिटी को, जिसको ही हम एक और नाम दे सकते हैं एक्सप्रेस अथॉरिटी, एक्सप्रेस या एक्चुअल अथॉरिटी। सो एक्चुअल अथॉरिटी या एक्सप्रेस अथॉरिटी से ज्यादा भी कार्य किया है तो भी प्रिंसिपल बाध्य हो जाता है। क्या कल चल के एजेंट फ्रॉड करेगा तो भी प्रिंसिपल बाध्य हो जाएगा? क्या प्रिंसिपल जिम्मेदार हो जाएगा अगर एजेंट फ्रॉड करता है तो? द आंसर इज यस, प्रिंसिपल इज इवन रेस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रॉड्स कमिटेड बाय द एजेंट इफ इट इज विद इन द इम्प्लाइड अथॉरिटी। ठीक है, और ऑफ कोर्स ही हैज एंटर्ड ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। अगर वो पर्सनल नेचर के कोई फ्रॉड करेगा, बैंक को धोखा देगा, तो वो नहीं कवर होता। ठीक है, लेकिन हाँ, वो अगर एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रहते हुए, एजेंसी के रिलेशन में रहते हुए ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल फ्रॉड करता है, सो ऐसे केसेस में द प्रिंसिपल विल बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल, ही विल बी हेल्ड लायबल। ठीक है, सो इसी को हम बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी, कितना दायरा है। ऑफ कोर्स आपको लग रहा होगा सर यहाँ पे क्या बाद में एजेंट को लायबल ठहराया जा सकता है? क्या बाद में प्रिंसिपल रिकवर कर सकता है फ्रॉम द एजेंट? द आंसर इज यस, द प्रिंसिपल कैन इन टर्न रिकवर फ्रॉम द एजेंट, बट फर्स्ट उसको थर्ड पार्टी को पेमेंट करना ही पड़ेगा। सो यहाँ पे अगर थर्ड पार्टी ने कुछ चीज बेचा है इन गुड फेथ और उसको पैसा नहीं प्राप्त हुआ, सो प्रिंसिपल इज लायबल। ठीक है, सो ऐसा है। सो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, थर्ड पार्टी को पैसा नहीं मिलेगा तो प्रिंसिपल को पे करना पड़ेगा, इवन इफ द एजेंट हैज एक्सीडेड हिज अथॉरिटी। उसको अथॉरिटी नहीं थी फिर भी उसने वो कार्य कर दिया, तो इसको कोई सपना गिरेगा क्या? तो नहीं, इसको तो नहीं पता है। ये तो जैसे ही बोले कि ये एजेंट है तो ही विल डीम, ये मान लेगा, ही विल प्रिज्यूम दैट ही हैज द अथॉरिटी टू बाय। ये उसको सपना थोड़ी गिरेगा, सपना गिरता नहीं, गिरती है ना, सपना तो गिरेगी। तो ऐसा है, तो ऐसा नागपुर में बोलते हैं, इनफैक्ट पूरे महाराष्ट्र में बोलते हैं ऐसा, सपना गिरेगा। ऐसा है, चौक भी गिरते हैं अपने यहाँ, सामने जाओ गांधी चौक गिरेगा, तो गिरता नहीं, वो रहता है वहां पे। तो ऐसा बोलते हैं, ठीक है। हाँ, एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी देखते हैं। द एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी ऑफ एजेंट डिपेंड्स ऑन द टर्म्स एक्सप्रेस्ड इन द अपॉइंटमेंट और इट मे बी इम्प्लाइड। तो दो प्रकार से अथॉरिटी आ सकती है, इट कैन बी आइदर एक्सप्रेस्ड और एक्चुअल अथॉरिटी एंड द इम्प्लाइड और एपेरेंट और ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी। ये सब वर्ड्स आगे आपको देखने को मिलेंगे। बाय द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, thus the authority of agent may be either express or implied. Thus an agent having an authority to carry on the business has an authority to do every lawful thing necessary for the purpose or usually done in the course of conducting such business. जो जो उस बिजनेस में किया जाता है वो सब करने के इसको अधिकार रहेंगे। ठीक है, सो दिस इज द इम्प्लाइड अथॉरिटी। एग्जाम्पल दिया है, A is employed by B residing in London. So B कहाँ रहता है? लंदन में रहता है, और मिस्टर ए कहाँ रहते हैं? यहाँ पे रहते हैं, भारत में। टू रिकवर एट बॉम्बे अ डेट ड्यू टू बी। सो एक व्यक्ति को अपॉइंट किया मिस्टर बी ने एक व्यक्ति है मिस्टर ए, उसको अपॉइंट किया और उसको बोला रिकवरी करो। एक समझो कोई पर्टिकुलर व्यक्ति है जो इनको पैसा नहीं दे रहा है, मिस्टर बी ने लोन देके रखा है, और ये व्यक्ति है मिस्टर एक्स जो पैसा नहीं चुका रहा है, और मिस्टर ए को बोला बी ने कि भाई मैं तो नहीं आ सकता, एक काम करो तुम इससे रिकवरी कर लो। अब ए जाएगा एक्स के पास पेमेंट मांगने,
एक्स यहाँ पे पेमेंट अगर नहीं देता है, सो क्या केस फाइल करने बी को आना पड़ेगा? द आंसर इज नो। ए कैन टेक एवरी लीगल स्टेप, हर एक चीज कर सकता है वो जो बी कर सकता था, क्योंकि वो एजेंट है। सो एजेंट हर वो चीज कर सकता है जो वहां पे नेसेसरी है फॉर कंडक्टिंग दी वर्क। यहां पे अगर एक्स पेमेंट नहीं दे रहा तो इट इज नेसेसरी कि ए किसी एक वकील के पास जाए, कोर्ट में केस फाइल करे। सो ये सब काम करने के लिए भी ए को पूरी अथॉरिटी मिल जाती है। ऑफ कोर्स इसका जो खर्चा है ये बी बेयर करेगा, ये वकील के जो चार्जेस होंगे, कोर्ट के चार्जेस होंगे, ये सब बी बेयर करेगा। तो वही चीज बताइए, ए इज एम्प्लॉयड बाय बी रिसाइडिंग इन लंडन, बी इज रिसाइडिंग इन लंडन to recover at Bombay a debt due to B. A may adopt any legal process necessary for the purpose of recovering the debt and may give a valid discharge for the same. Valid discharge का मतलब है he can claim, वो बाद में बोल सकता है B को कि देखो तुम्हारे लिए मैंने खर्चा किया हूं, मुझे पैसा दे दो, ठीक है। सो इट इज हिज राइट। सो इतनी अथॉरिटी तो उसको होती है। सो दिस इज कॉल्ड एज द एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी। अब इसको ही हम और थोड़ा डीप में देखेंगे। एजेंसी बाय ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी। ऑस्टेंसिबल का क्या मतलब होता है? ऑस्टेंसिबल का मतलब होता है जो देख के पता लगती है। इसी का दूसरा नाम है इम्प्लाइड। इसी का तीसरा नाम है एपेरेंट। एपेरेंट अथॉरिटी, या जो दर्शाई जा रही है, इम्प्लाइड अथॉरिटी। सिंपल टर्म्स में ऑस्टेंसिबल मींस इम्प्लाइड। तो देखो वर्ड ध्यान रखो, ऑस्टेंसिबल, क्योंकि आपको अगर क्वेश्चन आ गया राइट शॉर्ट नोट ऑन ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी ऑफ एजेंट, सो ऐसे केस में आपको क्लिक होना चाहिए। देखो क्या होता है ना, सीए एग्जाम्स में एक दूसरी दिक्कत ये भी आती है कि हमको टॉपिक पता है कि एक इम्प्लाइड अथॉरिटी कुछ तो भी होती है, हमको ये नाम भी सुना सुना लगेगा, हमको लगेगा हाँ यार ऐसा कुछ पढ़ा था ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी, पर यहाँ पे जोड़े अलावा एरर होती है। जोड़े अलावा एरर मींस मैच द पेयर। आपको ये ध्यान नहीं आता है कभी कभी कि ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी और ये कंसेप्ट ये एक ही है। सो ये भी दिक्कत होती है सीए एग्जाम्स में। आपको ये पता है ऐसा कोई कंसेप्ट है, आपको ये पता है ऐसा कोई नाम है, पर आपको ये नहीं पता लगता कि ये नाम और ये कंसेप्ट एक ही है। सो ये दिक्कतें आती है सीए एग्जाम में, तो ध्यान रखो ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी मींस इंप्लाइड और एपेरेंट अथॉरिटी, ठीक है। और ये आपको अभी लग रहा होगा सर याद रहेगा, बट नहीं, रिवीजन इज इंपॉर्टेंट। कोर्स बहुत वास्ट है। आप देख रहे हैं अभी अपन ने सिर्फ थोड़ा सा ही पार्ट पढ़ा है, बहुत ही कम पार्ट, मुश्किल से 10 to 12% पार्ट अपन ने पढ़ा है अभी, और उसमें आप देखेंगे कि कितना सारा हमने कवर कर लिया। सो अभी बस चालू हुई है, शुरुआत है, और धीरे धीरे हम देखेंगे कि कोर्स इतना बड़ा हो जाता है कि आपको बाद में जब आप कंपनीज एक्ट पढ़ते रहेंगे तब तक याद ही नहीं रहेगा एजेंसी में क्या पढ़ रहे थे हम। सो इसीलिए द डायग्राम्स आर इंपॉर्टेंट, द एग्जांपल्स आर इंपॉर्टेंट। हर एक चीज जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, एक एक शब्द आप ध्यान से सुनो, जो जो मैं यहाँ बना रहा हूँ डायग्राम्स बनाते जाओ। और मैंने यहाँ पे थोड़ा शातिरपना भी किया है, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम्स के लिए जगह छोड़ा हूँ, ताकि आपको डायग्राम्स बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि अपने साथ दिक्कत वही होती है जब लाइव क्लास होती है, फिजिकल क्लास होती है, तो फिर आपको ऐसा रहता है कि हाँ ये बना रहा है, वो बना रहा है, आप देखते हैं अरे राजू भी बना रहा है, फिर आप देखते हैं अरे श्याम भी बना रहा है, फिर बाबूराव बोलेगा फिर मैं भी बनाता रहे, तो खुद भी बनाना चालू करेंगे अपन। सो ऐसा देख के दूसरों को देख के बनाना चालू करते, बट यहाँ पे दिक्कत वही होती है कि यहाँ कोई दूसरा दिख नहीं रहा आपको, एक्सेप्ट मी, मेरे अलावा कोई और नहीं दिख रहा आपको। सो आपको यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ऐसा लगे हाँ याद रहेगा कंसेप्ट, बट इसीलिए मैंने आपको खाली जगह दिया हूँ। तो अगर आप यहाँ पे फिर नहीं बनाएंगे तो आपको खाली खालीपन लगेगा। सो इसलिए डायग्राम्स बनाना अनिवार्य है, ठीक है। सो ऐसा है। सो मैं ऑप्शनल ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ आपको, इट इज कंपलसरी। सो ऐसा है, तो ये भी एरर होती है, ये भी ध्यान रखो, एग्जाम में कोई भी एरर होती है, आपको एक छोटी सी स्पेलिंग नहीं आती वो भी दिक्कत जाती है। दूसरा मैच द पेयर्स एरर होती है, जोड़े अलावा एरर। तीसरा हमारा माइंड कंट्रोल में नहीं होता, ये एक एरर होती है। आप यहाँ पे पेपर लिख रहे हैं और दिमाग में गाना चल रहा है, लंबरगिनी चलाई जाने ओ, तो ये भी होता है। अपन को गुस्सा आता है, फिर इधर पेपर लिख रहे हैं उधर गाना चल रहा है दिमाग में, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, तो ये भी होता है। तो ये सब चीजों से बचना है हमको, ठीक है। इसके लिए सबसे अच्छी चीज है रिवाइज करो, कंसंट्रेशन बनाए रखो, थोड़ा बहुत मेडिटेशन करो, और रिवाइज तो करना ही है आपको, डायग्राम्स वगैरह बनाओ, रिवाइज करते जाओ। चलो आगे बढ़ते हैं।
ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी, ऑस्टेंसिबल का मतलब होता है एपेरेंट। एपेरेंट मीन्स जो बाहर से देख के पता लगती है, जैसे कि एक पुलिस वाले को देख के आपको उसकी अथॉरिटी पता लगती है। आप कहीं बैठे हैं, रोमांटिक सा मौसम है, चांद पूरा है फलक पे, लेक है सामने, आप और आपकी फ्रेंड दोनों जन बैठे हैं, बाबू मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, सच्ची बाबू ये सब हो रहा है। सो ऐसे केसेस में आप देखते हैं पीछे से पुलिस का ढग्गा आया, आप उठ के भागते क्यों हैं? बताओ क्यों भाग रहे हो आप? क्योंकि आपको पता है पुलिस है, वो पकड़ लेगी, वो आपको सीधा अंदर कर देगी, बोलेगी यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम पब्लिक प्लेस पे। तो इसीलिए आप भाग जाते हैं। क्यों भागे? आपको देख के पता लगा कि उसके पास अथॉरिटी है। दिस इज कॉल्ड एज एपेरेंट अथॉरिटी। ठीक है, इन एग्जाम्पल का मेरी जिंदगी की वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, आपकी जिंदगी से हो तो केवल इसे एक संयोग कहा जाएगा, हो सकता है। चलो ठीक है। सो ऑस्टेंसिबल मीन्स एपेरेंट, जो दर्शाई जा रही है। जैसे ही मैंने बोला एजेंट है, हम मान लेंगे अच्छा एजेंट खरीद सकता है, बेच सकता है, प्लेज कर सकता है, कंसाइन कर सकता है। दिस इज ऑस्टेंसिबल। ठीक है, सो ऐसा है। सो ऑस्टेंसिबल मीन्स एपेरेंट और इंटेंडेड टू बी शोन और प्रिटेंडेड, जो दर्शाई गई है। एन एजेंट इज एक्सपेक्टेड टू डू व्हाट इज नॉर्मली रिक्वायर्ड टू बी डन फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, जो भी नॉर्मली रिक्वायर्ड है। ठीक है, सो जो भी जरूरी है। समटाइम्स प्रिंसिपल पुट सम स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शंस ऑन द अथॉरिटी, जो अभी मैंने समझाया। फॉर एग्जांपल नॉट टू कंफर्म डील विदाउट आस्किंग मी, ऐसा बोल सकता है वो, देखो भाई तुम बेच तो सकते हो, पर 10,000 के ऊपर बेचोगे ना तो मुझसे पूछ के बेचना। तो ये चीज मैंने बोला हूं एजेंट को, बट क्या ये थर्ड पार्टी को पता होगा? नहीं पता होगा। और इसीलिए इवन इफ द एजेंट सेल्स मोर देन 10,000, फॉर मोर देन 10,000, उसके ऊपर के भी गुड्स बेचता है वो विदाउट कंफर्मिंग विद द प्रिंसिपल, तो ऐसे केसेस में भी प्रिंसिपल इज बाउंड बाय द एक्ट। ठीक है, सो वही दिया है। तो समटाइम्स प्रिंसिपल पुट सम स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शंस ऑन द अथॉरिटी ऑफ एजेंट, फॉर एग्जांपल not to confirm deal without asking me, or not to sell below a specified price, or not to accept advance. However, outsiders, किनकी बात हो रही? थर्ड पार्टीज, आर नॉट अवेयर एज टू द एग्जैक्ट अथॉरिटी ऑफ द एजेंट। उनको तो थोड़ी पता है, उनको थोड़ी सपना गिरेगा कि हाँ भाई इनको हमने अथॉरिटी कम की है, इनको प्रिंसिपल ने अथॉरिटी कम दिया है। वो तो ये देख के चलेंगे कि अच्छा ये एजेंट है क्या, मीन्स ये खरीद सकता होगा, बेच सकता होगा। So, however, the outsiders are not aware as to the exact authority of the agent. They go by what appears to be the authority of agent in the normal course of business. That is, they go by the ostensible or apparent authority and enter into business transactions with the agent. If agent acts within his ostensible authority, वो implied authority के अंदर काम कर रहा है, बट वो भले ही एक्सप्रेस अथॉरिटी को ओवरराइड कर रहा है, एक्सप्रेस अथॉरिटी के बियॉन्ड काम कर रहा है, तो भी प्रिंसिपल इज लायबल इवन इफ द एजेंट एक्ट्स बियॉन्ड हिज एक्सप्रेस अथॉरिटी। सो एक्सप्रेस के बाहर कर रहा है बट इट इज विद इन इम्प्लाइड, सो द प्रिंसिपल विल बी हेल्ड लायबल। दिस प्रिंसिपल इज एम्बॉडीड इन सेक्शन नंबर 237। सेक्शंस याद रखने की आवश्यकता नहीं है, जहां याद रखना होगा ना वो अपने आप याद हो जाएंगे, मैं आपको बताऊंगा, बोलने की जरूरत नहीं है, अपने आप आपको याद हो जाएंगे। वैसे केस लॉज भी ऐसे रहेंगे जो मेरे को बोलने की जरूरत नहीं रहेगी, अपने आप याद हो जाएंगे, जो जो मैं आपको बताऊंगा, जो जो जरूरी है वो याद हो जाएंगे। ऑफकोर्स यहाँ थोड़ा सा आपको रिविजन करना पड़ेगा। ठीक है, सो if agent acts within his ostensible authority, principal is liable even if the agent acts beyond his express authority. This principle is embodied in section number 237. As per this section, if the principal by his words or actions indicate to the others that agent has authority, principal will be liable for the acts of agent even if they are committed beyond his authority. However, principal can recover his loss from the agent who exceeded his authority as provided in section 228. Ultimately, principal can recover from the agent. ठीक है, so ऐसा है। So this is called as the ostensible authority. कोई डाउट, कुछ शक, कुछ नहीं समझा तो आप पूछ सकते हैं। अगला पॉइंट बहुत ही आसान है। हाँ, सो अगला पॉइंट है
ऑथोरिटी इन इमरजेंसी, इमरजेंसी में कभी कभी ऑथोरिटी मिल जाती है। जो अभी हमने पिछली क्लास में देखा था, शर्मा जी और गुप्ता जी वाला एग्जाम्पल। गुप्ता जी गए थे घूमने के लिए या शादी में, और मुझे बोल के गए थे बच्चे घर पे हैं, थोड़ा ध्यान रखना। अब यहाँ पे मैं गुप्ता जी को फोन कर रहा हूं, क्योंकि गुप्ता जी के घर लीगल नोटिस आ गया है कि भाई तुमने बिजली का भुगतान नहीं किया है, बिजली बिल का, और नहीं करोगे तो हम काट देंगे, बिजली काट देंगे। तो बिजली काटने की बात करते हैं, और इसीलिए मैं पहले तो फोन करता हूं गुप्ता जी को। याद होगा आपको, एग्जाम्पल डायग्राम बनाए। तो गुप्ता जी चले गए घूमने के लिए और बच्चों को यहीं छोड़ गए। फिर आया बिजली डिपार्टमेंट से नोटिस। नोटिस आने के बाद मैंने ट्राई किया गुप्ता जी को कॉल करना, बट फोन नहीं लग पाया, कनेक्ट नहीं हो पाया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू गेट द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द प्रिंसिपल, एंड हेंस मैंने सबसे रीजनेबल और प्रैक्टिकेबल कार्य किया, मैंने जाके बिजली का भुगतान कर दिया। जब बाद में गुप्ता जी वापस आते हैं, तो यहाँ पे मैं उनसे पैसे मांगता हूं। वो मुझसे मना कर देते हैं, बोलते हैं ऐसे कैसे मैं पैसे दे दूं, मुझसे पूछा था तुमने, बिना पूछे तुमने कार्य किया है, मैं यहाँ पैसे नहीं देने वाला। तो यहाँ पे क्या पैसा देना पड़ेगा? द आंसर इज यस, बिकॉज इट वॉज डन इन एन इमरजेंसी, नेसेसिटी एक ही चीज है। ठीक है, तो एजेंसी बाय नेसेसिटी जो है वही चीज है। जब आपको अर्जेंट काम करना है, कुछ इंपॉर्टेंट काम करना है, कुछ नेसेसिटी का काम करना है, इमरजेंसी का काम करना है, सो ऐसे केसेस में आपको अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। व्हेन इट इज इम्पॉसिबल टू गेट द प्रिंसिपल्स इंस्ट्रक्शंस, इफ इट इज पॉसिबल देन यू शुड टेक द इंस्ट्रक्शंस, बट इफ इट इज नॉट पॉसिबल देन आप अपने खुद के तरफ से कार्य कर सकते हैं, एंड दैट शुड बी ऑल्सो रीजनेबल। एक प्रूडेंट व्यक्ति खुद के केस में जो कार्य करता, वही कार्य आपने करना चाहिए फॉर द प्रिंसिपल। ठीक है, सो वही दिया है ऑथोरिटी इन इमरजेंसी। इट इज नथिंग न्यू, जो चीज हमने ऑलरेडी एजेंसी ऑफ नेसेसिटी में पढ़ चुका है, वही चीज यहाँ पे फिर से आपको बताई गई है। So an agent has the authority in an emergency to do all such acts for the purpose of protecting his principal from loss as would be done by the person of ordinary prudence. Ordinary prudence का मतलब होता है, prudence का मतलब होता है जिस व्यक्ति को अपना सही गलत समझता है। तो आपने prudence प्रिंसिपल पढ़ा होगा अकाउंट्स में, जिसको आप रैशनल व्यक्ति बोलते हैं इन इकोनॉमिक्स, उसी को हम यहाँ पे साउंड माइंड का भी बोलते हैं। तो कई बार आप साउंड माइंड बोलेंगे, तो एक साउंड माइंड का है, एक रैशनल व्यक्ति जिसको भला बुरा समझता है, वो जो कार्य करेगा इन हिज ओन सर्कमस्टेंसेस, अंडर सिमिलर सर्कमस्टेंसेस, इन हिज ओन केस, अंडर सिमिलर सर्कमस्टेंसेस, तो वही कार्य आपने प्रिंसिपल के लिए किया है, देन यू कैन रिकवर फ्रॉम दैट प्रिंसिपल, क्योंकि आपने इमरजेंसी में वो कार्य किया है। एक एग्जाम्पल दिया है, जब बटर खराब हो रहा था, रखे रखे ट्रांजिट में कहीं बटर जा रहा था, तो अपने सनी पाजी निकले गड्ढे लेके, और रास्ते पे और सड़क पे ट्रैफिक जाम आया, और वहां पे बटर पिघलने लगा। तो बटर था ट्रक में, लेकिन वो पिघलना चालू हो गया क्योंकि ट्रैफिक जाम था, गर्मी थी, धूप थी, और बटर पिघलने लगा। सो यहाँ पे ट्रक ड्राइवर ने सोचा ये पिघल जाएगा, बह जाएगा, तो कोई काम का नहीं, उसने वहीं पे बेच दिया, क्योंकि जो भी दाम मिल रहा है, जो भी रीजनेबल प्राइस मिल रहा है, उसमें बेच दिया क्योंकि नुकसान ना हो। सो ऐसे केसेस में क्या एजेंसी बाय अथॉरिटी, एजेंसी बाय इमरजेंसी क्रिएट होगी? द आंसर इज यस। सो वही चीज बताई है, व्हेन बटर वाज बिकमिंग यूजलेस owing to delay in transit and was therefore sold by the station master। अब यहाँ पे रेलवेज का एग्जांपल दिया है, for the best price available, as it was not possible to obtain the instructions of the principal, as it was not possible to obtain the instructions of the principal। पहले तो ट्राई करो, प्रिंसिपल से बात हो तो, नहीं हुई तो आप अपने मन से काम कर सकते हैं। द सेल वॉज हेल्ड बाइंडिंग अपॉन द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल इज बाउंड बाय द एक्ट ऑफ द स्टेशन मास्टर, या अपने केस में सनी पाजी। सो ऐसा है। अब अगला पॉइंट, व्हाट हैपेंस व्हेन द एजेंट एक्सीड्स हिज अथॉरिटी। क्या हो जाएगा अगर वो अथॉरिटी एक्सीड करेगा? तो एग्जाम्पल से देखेंगे, दो प्रकार के केस हो सकते हैं। ये कौन सा केस हो गया? ये हो गया एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी।
हाँ, क्या होगा अगर एजेंट ने एक्सेस काम किया, जो नहीं बोला था वो भी किया। समझो, मैं प्रिंसिपल हूं, मैंने एजेंट को बोला था कि भाई मेरे लिए तुम 10 गाय खरीदो। क्या बोला था मैंने? 10 गाय खरीदो। काऊ, काऊ होती है, देखे हैं आपने? काऊ, 4 पैर होते हैं, सींग होते हैं, चलती है, देखा होगा आपने। सो गाय खरीदने बोला। एजेंट जाता है एक थर्ड पार्टी के पास और वो खरीद के लाता है, समझो, 10 गाय प्लस, समझो उसने 5 शीप भी खरीद लिया। मैंने तो बोला था सिर्फ 10 गाय खरीदने, बट उसने मेरे लिए 5 शीप भी खरीद लिया, भेड़ भी खरीद लिया। अब यहां पे दो केस हो सकते हैं, या तो ये सेपरेबल हो या ना इनसेपरेबल हो। फॉर एग्जाम्पल, समझो इसने 10 गाय और 5 शीप जो खरीदा, तो 10 गाय खरीदा उसने, समझो 1000 रुपए की, यानी 10,000 रुपए, और 5 शीप जो खरीदा वो खरीदा समझो 100 रुपए की, यानी टोटल 500 रुपए। ज्यादा ही कम हो गया थोड़ा, ठीक है, एक जीरो बढ़ा देते, समझो 10,000 और ये 1000, यानी टोटल उसने कितनी चीज, कितने की चीज खरीदा? 1,05,000। बट यहां पे अलग अलग भाव तय किया गया है, ये विद इन ऑथोरिटी है, ये आउटसाइड ऑथोरिटी है। सो यहां पे मैं कितने कार्य से बाइंड हो जाऊंगा? मैं सिर्फ इतने कार्य से बाइंड होऊंगा जितना विद इन द ऑथोरिटी था, और जो आउटसाइड ऑथोरिटी है उसके लिए मैं बाइंड नहीं होता। ऑफ कोर्स यहां ध्यान रखो, अगर थर्ड पार्टी को नहीं पता था कि भाई एजेंट को कितनी अथॉरिटी है, सो थर्ड पार्टी कैन रिकवर द होल अमाउंट फ्रॉम द प्रिंसिपल, वो पूरा पैसा क्लेम कर सकते हैं, बट अगर पता है तो नहीं कर सकते। ठीक है, सो ध्यान रखो, अगर थर्ड पार्टी को नहीं पता है तो थर्ड पार्टी कैन रिकवर द होल अमाउंट फ्रॉम प्रिंसिपल, पूरा 1,05,000, एंड अल्टीमेटली प्रिंसिपल विल रिकवर इट फ्रॉम द एजेंट। बट समझो अगर इसको पता है, थर्ड पार्टी इज अवेयर कि इसको अथॉरिटी नहीं थी, तो ऐसे केसेस में प्रिंसिपल इज बाउंड ओनली फॉर 1 लाख, और 5,000 रुपए ही कैन रिकवर फ्रॉम एजेंट। ठीक है, सो ऐसा है। और दूसरा केस हो सकता है, समझो उसने 10 गाय खरीदा और 5 शीप खरीदा, लेकिन ये खरीदा उसने टोटल ऑफ 1,05,000। अब इसमें ये नहीं बता सकते कि कौन से अमाउंट किसका है, क्या गाय 1 लाख की हुई या 90,000 की हुई, ये नहीं बता सकते। सो यहां पे इट इज इनसेपरेबल। इन फर्स्ट केस इट इज सेपरेबल, सो यहां पे सेपरेबल है, लेकिन दूसरे केस में इट इज इनसेपरेबल, ये डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो ऐसे केसेस में प्रिंसिपल बोल सकता है कि मैं ये पूरे ट्रांजेक्शन को अनरिकॉग्नाइज करता हूं, प्रिंसिपल बोल सकता है मैं इससे बाइंड नहीं हो रहा पूरे के पूरे ट्रांजेक्शन से। ऑफ कोर्स अगेन, ये जो रूल है, ये रूल तब अप्लाई होगा जब इसको पता था, इसको पता है कि एजेंट को अधिकार नहीं है, सो ये रूल अप्लाई होगा। अगर इसको नहीं पता है तो क्या होगा? सो एजेंट, सो थर्ड पार्टी विल रिकवर फ्रॉम द प्रिंसिपल। अगर इसको नहीं पता था, इफ थर्ड पार्टी इज एक्टिंग इन गुड फेथ, सो थर्ड पार्टी कैन रिकवर इट फ्रॉम द प्रिंसिपल, एंड प्रिंसिपल विल इन टर्न रिकवर इट फ्रॉम द एजेंट। सो ये जो रूल है ना, ये एक्चुअली है फॉर द रिलेशन बिटवीन द प्रिंसिपल एंड एजेंट। ये बता रहा है कि प्रिंसिपल और एजेंट के बीच रिलेशन जो है उसमें कितनी बाइंडिंग पावर क्रिएट होती है। व्हेन एजेंट हैज एक्सीडेड द ऑथोरिटी, उसने ज्यादा कार्य किया, हमने कम बोला था, उसने ज्यादा किया, एंड द ऑथोरिटी इज सेपरेबल, सो प्रिंसिपल इज बाउंड बाय दैट एक्ट which is within the authority, and is not bound by that act which is outside the authority. And when the authority is not separable, inseparable, so ऐसे केसेस में प्रिंसिपल इज नॉट बाउंड बाय एनी ऑथोरिटी, एनी ट्रांजेक्शन, यहां पे वो बाइंड नहीं होता। ठीक है, सो वो सीधा सीधा मना कर सकता है। सो ऐसा है। सो ये चीज यहाँ बताइए, एग्जाम्पल नहीं दिया है ऑफ कोर्स यहाँ पे, एग्जाम्पल खैर आपको जब आप क्वेश्चन आंसर्स करेंगे वहां पे आपको एग्जाम्पल्स दिखेंगे बिल्कुल सिमिलर,
ठीक है, आपको वहां पे गाय और भेड़ वाले एग्जाम्पल दिखेंगे। ठीक है, सो वही एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिया हूं जो आपको एग्जाम्स में आ सकते हैं। सो देखो, व्हेन द ऑथोरिटी इज सेपरेबल, तो सेपरेबल है, वो सेपरेट किया जा सकता है। सो ऐसे केसेस में, ये वाला केस सेपरेबल सेपरेबल है, तो ऐसे केसेस में उतने से बाइंड होगा जितना विद इन ऑथोरिटी है, और जो आउटसाइड है उससे बाइंड नहीं होगा। सो व्हेन द ऑथोरिटी इज सेपरेबल, when an agent does more than he is authorized to do, and when the part of what he does which is within the authority can be separated from the part which is beyond his authority, so much only of what he does as is within the authority is binding as between him and principal. Important words ध्यान रखो, as between him and principal. This rule is relevant for deciding कि प्रिंसिपल और एजेंट के बीच कितना अमाउंट का रिलेशन क्रिएट हुआ। ऑफ कोर्स थर्ड पार्टी तो पूरा क्लेम कर सकती है इफ उसको नहीं पता था, ही इज एक्टिंग इन गुड फेथ। व्हेन द अथॉरिटी कैन नॉट बी सेपरेटेड, अगर वो अलग नहीं की जा सकती है, इट इज इनसेपरेबल। सो वेयर एन एजेंट डज मोर देन ही इज ऑथराइज्ड टू डू and what he does beyond the scope of his authority cannot be separated from what is within it, the principal is not bound, पूरा का पूरा वो ट्रांजेक्शन को रिकॉग्नाइज करने से मना कर सकता है। तो रिकॉग्नाइज द ट्रांजेक्शन, ही इज नॉट बाउंड टू रिकॉग्नाइज, वो बोल सकता है मैं बाध्य नहीं होता। नोट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखो, दिस रूल इज रिलेवेंट फॉर डिसाइडिंग द इफेक्ट बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द एजेंट। थर्ड पर्सन तो रिकवर कर ही सकता है अगर वो गुड फेथ में कार्य कर रहा है। तो ये रूल किसके लिए है? ये रूल से हम जानते हैं इनके बीच के रिलेशंस क्या है, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच क्या रिलेशंस क्रिएट हो रहे हैं। क्या प्रिंसिपल बाइंड हो जाएगा एजेंट के एक्ट से? ओनली फॉर दैट पार्ट विच इज विद इन द अथॉरिटी, उसके लिए बाइंड नहीं होता विच इज आउटसाइड द अथॉरिटी। ठीक है, और वैसे ही अगर वो इनसेपरेबल है, सो ऐसे केसेस में वो बोल सकता है कि मैं पूरे के पूरे ट्रांजेक्शन को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। ठीक है, सो वो इससे बाइंड नहीं होगा। कोई डाउट यहां तक के? कोई भी डाउट? बस आखिरी पॉइंट है, फिर दूसरा टॉपिक सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, एक और ऐसा टॉपिक जो काफी इंटरेस्टिंग है, देखेंगे। चलो देखते हैं आगे। What happens when a notice is given to an agent? अगर आपने एजेंट को कुछ जानकारी दे दी तो क्या होता है? It will be deemed that आपने प्रिंसिपल को बता दिया। ठीक है, अगर आपने कोई भी जानकारी, जो आपको जानकारी देना था टू द प्रिंसिपल, वो अगर आपने एजेंट को भी बता दिया, तो ऐसे केसेस में इट विल बी डीम्ड कि आपने ये प्रिंसिपल को बता चुका है। ठीक है, सो नोटिस टू एन एजेंट, any notice given to an agent or information obtained by him will be deemed to be given to the principal. Thus, where the agent of an insurance company negotiates with a customer who has suffered a loss in an accident, so अगर कोई नुकसान हुआ, कार का एक्सीडेंट हुआ और एजेंट आता है, एजेंट को अपन बताते हैं नेगोशिएशन हो रहा है, सो मान लिया जाएगा कंपनी के साथ हो रहा है, क्योंकि एजेंट जो है वो देख रहा है क्लेम प्रॉपर है कि नहीं है। इट विल बी डीम्ड कि प्रिंसिपल को पता है पूरी चीजें। द इंश्योरेंस कंपनी इज डीम्ड टू हैव नॉलेज ऑफ द फैक्ट। ठीक है, सो ऐसा है, सिंपल सा रूल है। देन अगला पॉइंट, सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, एक अलग टॉपिक। एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी ऊपर कंप्लीट हो गया, अब हम देखेंगे सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। सब एजेंट नाम से क्या समझ में आता है आपको? सब एजेंट, सब एजेंट का मतलब सब लोग को एजेंट बना दिया, सब एजेंट है, अवंतिका भी एजेंट है, सिमरन भी एजेंट है, प्रवेश भी एजेंट है, सब एजेंट हो गए? नहीं, सब एजेंट यानी एजेंट का एजेंट, एजेंट का एजेंट, सब एजेंट। सो जैसा आपको याद होगा, सब पार्टनर पढ़ा था एक जमाने में आपने, सब पार्टनर मीन्स एक पार्टनर का पार्टनर, वैसे ही सब एजेंट मीन्स एक एजेंट का एजेंट। सो क्या मैंने अगर आपको एजेंट अपॉइंट किया, क्या आपको अथॉरिटी है आप दूसरे व्यक्ति को एजेंट अपॉइंट कर सकें? सो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं आपको एजेंट अपॉइंट कर रहा हूं, क्या आप किसी और को एजेंट अपॉइंट कर सकते हैं वही कार्य करने को जो मैंने आपको करने दिया था? क्या आप दूसरे व्यक्ति को करने दे सकते हैं? सो
अगर आप दे सकते हैं तो उसको हम बोलते हैं सब एजेंट, बट द आंसर इज नहीं दे सकते। सो फिर हम यहां क्यों पढ़ रहे हैं सब एजेंट का टॉपिक? इट इज एन एक्सेप्शन। इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखो, गलती होगी एग्जाम में, यहां पे गलती होती है। आपको क्वेश्चन आएगा, कैन एन एजेंट डेलीगेट हिज अथॉरिटी? क्या मैंने अगर एजेंट को कुछ कार्य करने को दिया हूं, क्या वो दूसरे व्यक्ति को दे सकता है वो कार्य करने? द आंसर इज नो। जब मैंने उसको कार्य करने दिया हूं तो ही शुड हिमसेल्फ कैरी आउट दैट ऑपरेशन, दैट वर्क। वो उसके लिए दूसरे व्यक्ति को अपॉइंट नहीं कर सकता। दिस इज द जनरल रूल। इसको हम दूसरे शब्दों में बोलते हैं डेलीगेटर्स नॉन पोटेस्ट डेलीगेयर। सो अ डेलीगेटी शुड नॉट फर्दर डेलीगेट। डेलीगेटी, डेलीगेटी का मतलब होता है डेलीगेट, जिसको किया। डेलीगेट करना है ना, सौंप देना। जैसे आपके घर में कोई लोग आते हैं तो आप उनको पहले चाय नाश्ता देंगे, फिर जब वो जाते रहेंगे तो आप उनको सौंप देंगे, तो नहीं वो सौंप अलग हो गया। सौंप देना है ना, यहाँ पे ऑथोरिटी सौंप देना। सो जब एक व्यक्ति को मैंने कुछ कार्य करने को अपॉइंट किया, मैंने उसको एक काम सौंप दिया, सो क्या वो दूसरे को अपॉइंट कर सकता है? द आंसर इज नो। दिस इज द जनरल रूल। तो मैं हो गया डेलीगेटर, डेलीगेट किया मैंने, एलिगेटर नहीं, डेलीगेटर। तो मैं हूं डेलीगेटर, आप हैं डेलीगेटी, तो जिसको डेलीगेट किया। सो आपको कार्य खुद ही करना पड़ेगा। यू कैन नॉट अपॉइंट एनी अदर पर्सन टू डू दैट एक्ट। सो डेलीगेटी शुड नॉट फर्दर डेलीगेट। आप वो और किसी को सौंप नहीं दे सकते। ठीक है, मैंने आपको सौंप दिया, आप दूसरे को सौंप नहीं देंगे। ठीक है तो आप दूसरे को नहीं सौंपेंगे वो काम, आप खुद करेंगे। So, can an agent delegate his authority? The general answer is no. General rule is no. The general rule is that an agent cannot appoint an agent. Delegatus non potest delegare is the governing rule. It means that a delegatee cannot further delegate. ध्यान रखो, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, गलती होगी। तो क्यों गलती होगी? क्योंकि आपको याद रहता है कि अरे हमने सब एजेंट का टॉपिक पढ़ा था, तो वहां हमने देखा था एक एजेंट ने दूसरे एजेंट को अपॉइंट किया, मींस कर सकते हैं। द आंसर इज नो, दैट इज एक्सेप्शन। तो ये एक्सेप्शन में कवर होगा सब एजेंट। ठीक है, जनरल रूल इज यू कैन नॉट फर्दर डेलीगेट। ठीक है, ध्यान रखना, गलती होती है, 80% बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, सो सेक्शन 190 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंटेन्स दिस प्रिंसिपल। इट रीड्स, an agent cannot lawfully employ another to perform acts which he has expressly or impliedly undertaken to perform personally. जब उसने कार्य करने को एग्री किया, that means he should do that act. He should not delegate it to another person. ठीक है, सो ये है, an agent cannot delegate his authority to agent as agent to other person. तो एक एजेंट दूसरे व्यक्ति को एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकता। दिस इज द जनरल रूल। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस है, यानी इन केसेस में अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, दैट मींस इन दीज केसेस द एजेंट कैन अपॉइंट अनदर एजेंट, दैट इज कॉल्ड एज अ सब एजेंट। सो बेसिक रूल है, सब एजेंट अपॉइंट नहीं किया जा सकता, कुछ केसेस में किया जा सकता है, जैसे कि व्हेन द ऑर्डिनरी कस्टम ऑफ ट्रेड परमिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ सब एजेंट। कभी कभी ऐसा होता है कि सब एजेंट एम्प्लॉय करना कंपलसरी हो जाता है। जैसे समझो आपको एक प्रॉपर्टी चाहिए थी, प्रॉपर्टी आपको किराए से चाहिए, समझो आपका जॉब लगा। अब मैं रहता हूं समझो पुणे में, पुणे में आपको एक प्रॉपर्टी चाहिए थी किराए से, आप नागपुर से पुणे जाना चाहते हैं, मैं वहीं रहता हूं। अब आप मुझे फोन करते हैं, सर वो मेरे को एक प्रॉपर्टी चाहिए, आप मुझे थोड़ी प्रॉपर्टी ढूंढ के बताओ। अब यहाँ पे अगर आप कहीं भी प्रॉपर्टी किराए से लेने जाते हैं, खासतौर पे पुणे में हो गया, बैंगलोर में हो गया, तो एजेंट के थ्रू जाना पड़ता है, क्योंकि विदाउट एजेंट आप पे भरोसा नहीं किया जाता। आप देखेंगे अगर आप पुणे वगैरह जा चुके हैं या वहां कोई आपके रिलेटिव रहते हैं तो आपको पता होगा कि पुणे में आपको अगर प्रॉपर्टी किराए से चाहिए तो आपको एजेंट के थ्रू ही जाना पड़ता है। अब आपने मुझे बोला, शर्मा जी आप थोड़ी प्रॉपर्टी देख दो मुझे। अब यहां पे मैं तो नहीं कर सकता, सो मैंने एक प्रॉपर्टी डीलर, प्रॉपर्टी एजेंट को पकड़ा। सो क्या यहां पे मैंने सब एजेंट अपॉइंट किया? द आंसर इज यस। वैसे तो नहीं कर सकते, फिर मैंने यहां क्यों किया? बिकॉज जो नेचर है, जो कस्टम ऑफ ट्रेड है, जो पर्टिकुलर कार्य हो रहा है, इसमें इट इज कंपलसरी। इसके बिना कार्य करना ही पॉसिबल नहीं है। मैं अगर कहीं जाऊंगा तो डायरेक्टली मेरे को रेंट पे जगह पता लगना मुश्किल है, और इसीलिए मैं यहां पे डेलीगेट कर सकता हूं। आपने मुझे डेलीगेट किया था, आई एम योर एजेंट
एंड आई एम फर्दर डेलीगेटिंग इट टू अ ब्रोकर। सो मैंने दूसरे को डेलीगेट किया बिकॉज द कस्टम्स ऑफ ट्रेड परमिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ सब एजेंट। यहाँ पे होता है, ऐसे ही काम होता है, ठीक है, तो वहां पे भी अपॉइंट करने के अधिकार होंगे। फिर वेयर इट इज नेसेसरी बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ एजेंसी। सो नेचर ऑफ एजेंसी के लिए जहां नेसेसरी हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है, जैसे समझो बिल्कुल सिमिलर एग्जांपल, आपको कुछ रिकवरी करना था पैसे वगैरह, अब आपको पैसा मिल नहीं रहा है, आप मुझे बोलते हैं और बोलते हैं जाओ केस फाइल करके रिकवर कर लो। केस फाइल करना है मीन्स मुझे एक एडवोकेट अपॉइंट करना पड़ेगा। सो एडवोकेट इज माय एजेंट एंड आई एम योर एजेंट। सो यहाँ पे भी जरूरी हो जाता है। एंड वेयर द एजेंट हैज एक्सप्रेस अथॉरिटी, या कभी अगर एजेंट ने प्रिंसिपल ने डायरेक्टली बोल दिया है कि ठीक है तुम एक एजेंट को अपॉइंट कर सकते हैं, फिर तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो जब डायरेक्ट अथॉरिटी दे दिया है कि मैंने एक को एजेंट अपॉइंट किया और बोल दिया तुमको चाहिए तो एक और एजेंट अपॉइंट कर लो आगे, सो ऐसे केसेस में किया जा सकेगा। सो द जनरल रूल इज विदाउट एक्सप्रेस अथॉरिटी या फिर विदाउट कस्टम्स वगैरह के बिना आप अपॉइंट नहीं कर सकते एक सब एजेंट को, ठीक है। दिस इज द जनरल रूल। सो आगे दिया है, हाउ एवर एन एजेंट कैन एम्प्लॉय पर्सन टू डू द जॉब्स, वो एम्प्लॉयज अपॉइंट कर सकता है। जैसे समझो मैंने एजेंसी लिया डोमिनोज की, सो मैं ये एजेंसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दे सकता, बट आई कैन सर्टनली अपॉइंट एम्प्लॉयज जो काम करने में हेल्प करेंगे, बट दे आर नॉट माई एजेंट्स, ठीक है। सो हाउ एवर एन एजेंट कैन एम्प्लॉय पर्सन टू डू द जॉब बट द एम्प्लॉयज आर नॉट सब एजेंट्स ऑफ द एजेंट्स, ठीक है, सिंपल। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सब एजेंट, सब एजेंट को अपॉइंट किया तो क्या क्या होगा, दो केसेस देखते हैं एक एक करके, ठीक है। पहला है प्रॉपर अपॉइंटमेंट हुआ तो क्या होगा, दूसरा है अगर प्रॉपर नहीं हुआ तो क्या होगा। सो समझो इफ द एजेंट इज प्रॉपरली अपॉइंटेड, एजेंट के बदले सब एजेंट लिखते, पूरा लिखते, सब एजेंट इज प्रॉपरली अपॉइंटेड। तो ये पहला रूल ऊपर भी दिया है, he is properly appointed, और दूसरा when he is not properly appointed, improperly appointed, that means there was no authority। सो क्या होगा, पहला केस, समझो एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ने अपॉइंट किया एक एजेंट को और एजेंट ने अपॉइंट कर दिया एक सब एजेंट को। यहां पे प्रॉपर अपॉइंटमेंट है, पहला हम देख रहे हैं व्हेन ही इज प्रॉपरली अपॉइंटेड, और दूसरा केस समझो एक प्रिंसिपल ने अपॉइंट किया एक एजेंट को और एजेंट ने अपॉइंट किया एक सब एजेंट को, बट यहां अथॉरिटी नहीं थी, व्हेन ही इज नॉट प्रॉपरली अपॉइंटेड, विदाउट अथॉरिटी अपॉइंट किया। सो पहले केस में, पहला केस, अगर पहले केस में सब एजेंट कोई ट्रांजैक्शन करता है थर्ड पार्टी के साथ, सो सवाल यह है क्या प्रिंसिपल इस एक्ट से बाइंड हो जाएगा, द आंसर इज यस, क्योंकि यहां पे प्रिंसिपल ने एजेंट को बोला था कि तुम एक सब एजेंट अपॉइंट करके ये काम कर सकते हो। सो आइदर यहाँ पे एक्सप्रेसली बोला गया होगा या फिर कस्टम्स ऐसे हैं जिसके थ्रू किया जा सकता है। सो ऐसे केसेस में अपॉइंटमेंट इज वैलिड, और इसीलिए अगर सब एजेंट कुछ कार्य करेगा सो द प्रिंसिपल विल बी हेल्ड लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द सब एजेंट, ठीक है। तो यहां पे प्रिंसिपल इज लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ सब एजेंट, सब एजेंट के एक्ट्स के लिए प्रिंसिपल इज लायबल। दूसरा क्वेश्चन, क्या यहां पे
प्रिंसिपल रिकवर कर सकता है फ्रॉम एस? क्या प्रिंसिपल यहां पे एस के ऊपर केस वगैरह फाइल करके रिकवरी कर सकता है? द आंसर इज नो। प्रिंसिपल कैन नॉट स्यू सब एजेंट। क्यों? एक बेसिक रूल पढ़ा था आपने पिछले साल, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी। देयर इज नो प्रिविटी बिटवीन पी एंड एस। प्रिंसिपल एंड सब एजेंट के बीच कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी है। सो यहां पे प्रिंसिपल कैन नॉट स्यू सब एजेंट, एक्सेप्ट कुछ केसेस में कर सकता है, इन केस ऑफ फ्रॉड एंड विलफुल रॉन्ग। जानबूझकर अगर सब एजेंट कुछ गड़बड़ कर रहा है, देन प्रिंसिपल को अथॉरिटी मिल जाती है। ये एक एक्सेप्शन है यहां पे। सो यहां पे प्रिंसिपल जब सब एजेंट को अगर कुछ गड़बड़ होती है तब रिकवर कर सकता है, बट जनरल केस में रिकवर नहीं कर सकता। जैसे पैसा नहीं मांग सकता कि तुमने चलो सेल किया है तो मुझे पैसा दो। सो प्रिंसिपल कैन नॉट स्यू एस, लेकिन कर सकता है एक्सेप्ट इन केस ऑफ, पहला केस फ्रॉड, फ्रॉड में रिकवर कर सकता है, और दूसरा केस विलफुल रॉन्ग। विलफुल रॉन्ग यानी वो खुद होके अगर गड़बड़ कर रहा है जानबूझकर, यानी फ्रॉड की नेचर का ही हो गया। सो ऐसे केसेस में पी कैन रिकवर, नहीं तो ही कैन नॉट रिकवर। ठीक है, तो एक्सेप्ट इन दीज केसेस, यानी इन केसेस में रिकवर कर सकेगा, बाकी केसेस में पी कैन नॉट स्यू एस। पी एस के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकता। द रीजन बीइंग देयर इज नो प्रिविटी बिटवीन पी एंड एस। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट याद करो, आपने पढ़ा था फाउंडेशन लेवल पे कि जो पार्टी टू वो कॉन्ट्रैक्ट है ही कैन स्यू, जो पार्टी नहीं है वो क्लेम नहीं कर सकता। वही रूल यहां लग रहा है, पार्टी है तो क्लेम कर सकोगे। सिंस देयर इज नो पार्टी, तो यहां पे प्रिविटी नहीं होने के कारण रिकवर नहीं कर सकते, बट यहां पे एक एक्स्ट्रा राइट दिया है कि आप रिकवर कर सकेंगे इन केस ऑफ फ्रॉड एंड विलफुल रॉन्ग। फिर कौन रिकवर करेगा एस से? सो एस से रिकवरी कर सकता है मिस्टर ए, एंड पी कैन रिकवर अल्टीमेटली फ्रॉम ए। ठीक है, सो पी कैन स्यू ए एंड ए कैन स्यू एस। तो ये रूल्स निकल के आते हैं। व्हेन द एजेंट इज, सब एजेंट इज प्रॉपरली अपॉइंटेड, जब वो प्रॉपरली अपॉइंट किया गया है, सो क्या होगा? प्रिंसिपल एजेंट को अपॉइंट कर रहा है, एजेंट सब एजेंट को अपॉइंट कर रहा है, एंड एजेंट सब एजेंट कुछ कार्य कर रहा है थर्ड पार्टी के साथ, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। सो प्रिंसिपल इज लायबल टू द थर्ड पार्टी, मींस थर्ड पार्टी कैन स्यू द प्रिंसिपल। अगर कल चल के गुड्स खराब निकलते हैं, पेमेंट नहीं होता है, कोई भी डिफेक्ट होता है, सो प्रिंसिपल इज लायबल टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स थर्ड पार्टी इज आल्सो लायबल टुवर्ड्स द प्रिंसिपल, बिकॉज कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप बन गए बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द थर्ड पार्टी। बट प्रिंसिपल कैनॉट स्यू एस सब एजेंट बिकॉज देयर इज नो प्रिविटी, बट ही कैन स्यू इफ देयर इज अ फ्रॉड और अ विलफुल रॉन्ग। दूसरा, प्रिंसिपल कैन स्यू एजेंट, एजेंट कैन स्यू सब एजेंट बिकॉज देयर इज अ डायरेक्ट प्रिविटी। ठीक है, सो ऐसा है। बट दूसरा केस, when the principal appoints agent and agent without authority appoints sub agent, he is improperly appointed. So ऐसे केसेस में अगर सब एजेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है विथ थर्ड पार्टी, सवाल यह है क्या प्रिंसिपल जिम्मेदार है? क्या प्रिंसिपल यहां थर्ड पार्टी के लिए जिम्मेदार हो जाएगा? द आंसर इज नो। सो इन दिस केस पी इज नॉट liable for the acts of S sub agent. Then who will be liable? So agent will be liable for the acts of sub agent S. ठीक है, so S के act के लिए A will be liable towards the third party. Means agent can sue third party and third party can sue agent. But यहां पे प्रिंसिपल लायबल नहीं हो रहा क्योंकि इम्प्रॉपरली अपॉइंटेड है। दूसरा सवाल, क्या यहां एस पी के लिए जिम्मेदार है? द आंसर इज नो।
P cannot sue S. Even in case of fraud और willful wrong. तो willful wrong भी होगा तो भी लायबल नहीं है, इवन इन केस ऑफ फ्रॉड और willful wrong. फिर दूसरा रूल, पहले इतना बना लेते हैं फिर एक बार और पढ़ते हैं. ये तो रहेगा ही, P can sue A and A can sue S. So this is the whole picture. So क्या रूल लग रहे हैं? पहला रूल, when the sub agent is properly appointed, principal is bound by the acts of the sub agent. That means principal can sue the third party and third party can sue the principal. दूसरा रूल, as between principal and sub agent, since there is no privity, therefore principal cannot sue sub agent except in case of fraud or willful wrong. Means in case of fraud or willful wrong he can sue. फिर प्रिंसिपल कैन स्यू ए एंड ए कैन स्यू एस. जब नॉट प्रॉपरली अपॉइंटेड है, सो ऐसे केसेस में प्रिंसिपल इज नॉट बाउंड बाय द एक्ट्स ऑफ द सब एजेंट. दैट मींस प्रिंसिपल इज नॉट लायबल टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी इज नॉट लायबल टुवर्ड्स द प्रिंसिपल. हाउएवर agent is bound by the acts of sub agent. Since agent is the principal of S, so agent is bound by the acts of the sub agent. क्योंकि ये प्रिंसिपल हो गया, और agent can sue a third party and third party can sue the agent. Then principal cannot sue sub agent in any case, not even in case of fraud or willful wrong. So principal can sue agent and agent can sue sub agent. So this is the whole picture. ठीक है. So let's see, पढ़ते हैं इतना. So आप इतना डायग्राम बना लो. देखते हैं क्या दिया है. कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सब एजेंट. सो वेयर द सब एजेंट इज प्रॉपरली अपॉइंटेड, सिंपल हो गया. आप डायग्राम्स बना लिए तो प्रिंसिपल इज लायबल टू द थर्ड पार्टीज फॉर द एक्ट्स ऑफ द सब एजेंट. एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिंसिपल फॉर द एक्ट्स ऑफ सब एजेंट. सब एजेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल एक्सेप्ट इन केस ऑफ फ्रॉड और विलफुल रॉन्ग. ठीक है, स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन द एक्ट. Where the sub agent is improperly appointed, where the appointment of sub agent, an agent is unauthorized. An agent means यहाँ sub agent की बात हो रही है, ये जो agent बोल रहे हैं sub agent. The following consequences arise. पहला है, the principal is not represented by such sub agent and he is not answerable for the act of the sub agent. So he is not bound by the act of sub agent. Agent is responsible to the principal as well as third parties. So already हमने देखा, agent is responsible to the principal as well as agent is responsible to the third parties. Then the sub agent is not responsible to the principal at all, कभी भी नहीं. Even in case of fraud or willful wrong भी नहीं. He will be answerable to his own employer, that is the agent. So he will be answerable only to agent. तो ऐसा है. ठीक है. सो यहां तक कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं. वैसे बहुत ही सिंपल सा साधारण सा टॉपिक है. चलो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे. एक और सिमिलर टॉपिक बट थोड़ा सा अलग है. ये था सब एजेंट. अब हम पढ़ेंगे को एजेंट या सब्स्टिट्यूटेड एजेंट. ध्यान रखो, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट अलग है और सब एजेंट अलग व्यक्ति होता है. ये जो केस हमने पढ़ा ये सब एजेंट का केस था. अब हम पढ़ने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूटेड एजेंट का केस. सब्स्टिट्यूटेड एजेंट और को एजेंट. सब्स्टिट्यूटेड का क्या मतलब होता है, तो उसकी जगह दूसरा आ गया. सो दैट इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूटेड एजेंट. ठीक है, जब एक व्यक्ति को अपॉइंट किया था और उसके बदले दूसरा आ गया. देखो दोनों में फर्क यह है, सब एजेंट को अपॉइंट करना कंपलसरी नहीं होता. सब एजेंट को अपॉइंट करना है तो एजेंट चाहे तो करे, नहीं तो ना करे.
लेकिन सब्स्टिट्यूटेड एजेंट को कंपल्सरीली अपॉइंट करना पड़ेगा, कंपल्सरी। तो जबरदस्ती यहां पे करना ही पड़ेगा अपॉइंट। सो देखो एक एग्जांपल देता हूं, जैसे समझो एक प्रिंसिपल है पी, पी को कुछ प्रॉपर्टी बेचना था, समझो उसके पास कोई एंटिक आइटम है, वो आइटम उसको बेचना था। सो वो बताता है अपने एजेंट को, मिस्टर ए को, कि भाई ये प्रॉपर्टी बेचना है अपने को, लेकिन ये क्योंकि एक एंटिक आइटम है, एक यूनिक आइटम है, इसको अपन बेचेंगे थ्रू ऑक्शन। सो तुम एक काम करो, तुम ये मत बेचो, तुमको नहीं बेचना है, तुम अपॉइंट करो एक ऑक्शनर को, ऑक्शनर समझो मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स को या किसी एक ऑक्शनर को अपॉइंट करो और इसको बोलो कि ये सेल करके दे। तो यहां देखो, यहां डायरेक्टली बोला गया तुम अपॉइंट करो, ऊपर वाले पॉइंट में क्या था, वहां तुम चाहो तो अपॉइंट करो, नहीं तो मत करो, खुद होके भी काम कर सकते। जैसे इवन मैंने प्रॉपर्टी का एग्जांपल बताया, पुणे में ढूंढना है, मैं खुद जाके भी ढूंढ सकता हूं, वैसे मुश्किल होता है बट ढूंढ सकता हूं। लेकिन यहां पे ऑप्शन नहीं है, यहां पे प्रिंसिपल ने बोला है एजेंट को कि तुम एक्स को अपॉइंट करो या किसी एक ऑक्शनर को अपॉइंट करो, और एजेंट ने अपॉइंट किया। अब अगर एक्स कुछ गड़बड़ करेगा, सो क्या ए जिम्मेदार होगा? द आंसर इज नो। यहां पे एक्स इज द एजेंट ऑफ पी, ये भी एजेंट है, और इसलिए इनको हम बोलते हैं को एजेंट। ये दोनों ही कौन है? को एजेंट है, को एजेंट्स है दोनों एक दूसरे के। सो यहां पे अगर आप देखें, सो यहां पे एजेंट इज ऑल्सो द एजेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड एक्स इज ऑल्सो द एजेंट ऑफ प्रिंसिपल। ऊपर के केस में क्या हो रहा था? ऊपर के केस में एजेंट वॉज द एजेंट ऑफ प्रिंसिपल, बट सब एजेंट वॉज द एजेंट ऑफ एजेंट, ही वॉज नॉट द एजेंट ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, तो फर्क यह है कि जब सब एजेंट है, सब एजेंट एजेंट का एजेंट होता है, सब एजेंट प्रिंसिपल का एजेंट नहीं होता, लेकिन को एजेंट प्रिंसिपल का एजेंट होता है। सो को एजेंट या सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, सब्स्टिट्यूट हो गया। जैसे ही ए ने अपॉइंट कर दिया एक्स को, ए ने अपना काम कर दिया, ए बाहर हो गया। अब यहां पे एक्स अगर कुछ गड़बड़ करेगा तो ए जिम्मेदार नहीं होगा। ऑफ कोर्स अगर एक्स, ए ने जानबूझकर कुछ गलती किया है, समझो ए ने अपने फ्रेंड को अपॉइंट कर दिया ऑक्शनर, जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं था, सिर्फ इस वजह से कि भाई ये सेल करेगा तो कमीशन इसको मिलेगा, इसीलिए उसने एक्स को अपॉइंट किया जो कि इनकॉम्पिटेंट था, उसने कभी ऑक्शन किया नहीं, कुछ नहीं किया। और अब अगर एक्स कुछ गड़बड़ कर देगा तो फिर ए जिम्मेदार है, नहीं तो इन जनरल केसेस ए इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज जैसे ही उसने पी के लिए एक्स को अपॉइंट कर दिया, अगर एक्स प्रॉपर एक ऑक्शनर है और फिर वो गड़बड़ करेगा एक्स, तो ए इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो वही दिया है सब्स्टिट्यूटेड एजेंट और को एजेंट। सबसे पहली चीज, सब एजेंट जो था, जो हमने पहले पढ़ा, वो एजेंट था ऑफ द एजेंट, ही वॉज नॉट द एजेंट ऑफ प्रिंसिपल। लेकिन जब हम सब्स्टिट्यूटेड एजेंट या को एजेंट की बात करते हैं, तो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट इज अ पर्सन अपॉइंटेड बाय एजेंट अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेस और इंप्लाइड ऑथोरिटी ऑफ प्रिंसिपल to act on behalf of principal, to act on behalf of principal in the business of agency. He is acting on behalf of principal, he is the agent of principal, x is the agent of principal. Such a person is an agent of the principal and is responsible to him. He is not the agent of the agent, he is agent of the principal. In case of the co-agent, there is a direct privity of contract between the principal and the co-agent. There is no direct privity of contract between the principal and the sub-agent except in case of fraud or willful wrongdoing. ठीक है, तो ये ऑलरेडी आपको बताया मैंने। एग्जाम्पल दिया एक, ए डायरेक्ट्स बी हिज सॉलिसिटर, सॉलिसिटर मींस एडवोकेट। मिस्टर ए ने बी को अपॉइंट किया और उसको बोला टू सेल हिज स्टेट बाय ऑक्शन, मेरी प्रॉपर्टी बिका दो ऑक्शन के थ्रू, ऑक्शन कराओ बोले, एंड टू एम्प्लॉय एन ऑक्शनर फॉर द पर्पस, और इसके लिए तुम एक ऑक्शनर को अपॉइंट कर दो। सो बी को बोला तुम ये प्रॉपर्टी बिकाओ, लेकिन तुम नहीं बेचोगे, तुम मेरे बिहाफ पे एक दूसरे व्यक्ति को अपॉइंट करो। सो बी ने सी को अपॉइंट कर दिया, बी नेम सी एन ऑक्शनर टू कंडक्ट द सेल। सी इज नॉट अ सब एजेंट,
बट सी इज द एजेंट ऑफ प्रिंसिपल। सी इज एज एजेंट, यहाँ पे ए इज प्रिंसिपल, ध्यान रखो। जनरली अपने डायग्राम्स में ए एजेंट बन रहा है, बट ये वाले केस में ए इज प्रिंसिपल, बी इज एजेंट एंड सी इज ऑल्सो एन एजेंट। ये को एजेंट हो गया, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन आएगा, क्या एजेंट जिम्मेदार होगा अगर सी ने गड़बड़ किया? क्या बी जिम्मेदार होगा अगर सी ने गड़बड़ किया? द आंसर इज नो, बिकॉज जैसे ए ने बोला बी को तुम इसको अपॉइंट कर दो किसी व्यक्ति को, अगर बी ने प्रॉपर व्यक्ति को अपॉइंट किया सो बी अब जिम्मेदार नहीं। अब अगर सी गड़बड़ करेगा तो ए हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि बी ने अपना कार्य पूरा किया सी को अपॉइंट करके। अब उसको नहीं पता कि क्या करेगा वो, सी गड़बड़ भी करेगा तो अब बी जिम्मेदार नहीं। लेकिन हाँ, अगर बी ने जानबूझकर सी को अपॉइंट किया था, हु वाज इनकॉम्पिटेंट, इसको पता था कि नहीं नहीं इसको नहीं आता है काम, फिर भी अपॉइंट किया ताकि पैसे मिल जाएं, सो ऐसे केसेस में फिर बी विल बी रिस्पॉन्सिबल। वही पॉइंट है आगे दिया। सेक्शन 195 बोलता है एन एजेंट इन अपॉइंटिंग अ को एजेंट must exercise the same amount of discretion as a man of ordinary prudence would exercise in his own case। खुद अगर आप प्रॉपर्टी ऑक्शन करते तो आप जिसको ऑक्शनर अपॉइंट करते वैसे ही व्यक्ति को ऑक्शनर अपॉइंट करो। इफ ही डज दिस, अगर उसने ये कर लिया, देन ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल फॉर द निग्लिजेंस ऑफ द को एजेंट। ठीक है, तो ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल दिया है, एक्स कंसाइन्स गुड्स टू वाई अ मर्चेंट फॉर सेल। सो एक्स ने गुड्स दे दिया वाई को कि तुम इसको बेचो। वाई इन द ड्यू कोर्स, इन द ड्यू कोर्स का मतलब है जब जरूरी था, तो यहां पे कंपलसरी था, उसको बोला गया था कि तुमको ये अपॉइंट करना है। एम्प्लॉयज एन ऑक्शनर, उसने एक ऑक्शनर को अपॉइंट कर दिया मिस्टर टू सेल गुड्स in goods to sell goods of X and also allows him to receive the proceeds of sale। so यहाँ ऑक्शनर का नाम नहीं दिया आपको, तो मैं ऑक्शनर का नाम ए रख देता हूं, ठीक है। सो Y in due course employs an auctioneer in goods to sell goods of X। X के गुड्स बेचने के लिए Y ने एक ऑक्शनर को अपॉइंट कर दिया। इन ड्यू कोर्स है मींस X की अथॉरिटी के साथ X ने बोला कि तुम किसी व्यक्ति को अपॉइंट करो, तो इसने सिर्फ कंसाइन किया इसको और बोला है कि बेचने के लिए किसी व्यक्ति के थ्रू करो, क्योंकि इन ड्यू कोर्स बोला है, दैट मींस उसने पूरी अथॉरिटी दिया कि इसको अपॉइंट करो। एंड अलाउज हिम टू रिसीव प्रोसीड्स ऑफ सेल। द ऑक्शनर बिकम्स इंसॉल्वेंट, ऑक्शनर ने सेल किया, गुड्स बेचा, पैसा आया, लेकिन ये इंसॉल्वेंट हो गया, डूब गया, विदाउट हैंडलिंग ओवर द प्रोसीड्स, पैसा देने के पहले। सवाल यह है, क्या यहां वाई जिम्मेदार है? द आंसर इज नो। यहां ए ऑक्शनर जो है ही इज द को एजेंट, ये एक्स का एजेंट है, और इसीलिए अगर ए कुछ गड़बड़ करेगा तो ऐसे केसेस में वाई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? एक्स। हियर वाई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल टू एक्स एज he has discharged his duties as a man of ordinary prudence and diligence। ठीक है, तो उसने प्रॉपरली ऑक्शनर को अपॉइंट करके अपना कार्य पूरा किया। एक डिफरेंस बिटवीन देखते हैं, फिर अपन क्लास को कंक्लूड करेंगे, और इसके बाद ड्यूटीज राइट्स ये अगली क्लास में देखेंगे। सो डिफरेंस बिटवीन अ सब एजेंट एंड ए सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। सो पहला है कॉन्ट्रैक्ट। सब एजेंट, सब एजेंट क्या प्रिंसिपल के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है? द आंसर इज नो। देयर इज नो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ सब एजेंट एंड प्रिंसिपल। सो सब एजेंट और प्रिंसिपल के बीच कोई प्रिविटी नहीं होती, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ठीक है, बिटवीन सब एजेंट एंड प्रिंसिपल। किसके साथ प्रिविटी होती है उसकी? सब एजेंट की प्रिविटी होती है एजेंट के साथ। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, देयर इज अ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सब्स्टिट्यूटेड एजेंट एंड प्रिंसिपल। सो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट ही को एजेंट भी कहलाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर सब एजेंट कुछ गड़बड़ करता है तो क्या यहां पे प्रिंसिपल जिम्मेदार रहेगा? द आंसर इज नो, नॉट इन ऑल केसेस। एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल, एजेंट से रिकवरी करेंगे। एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिंसिपल फॉर एक्ट्स ऑफ सब एजेंट। सो सब एजेंट से कुछ भी गड़बड़ होती है तो सब एजेंट एजेंट को भरपाई करेगा,
and agent will pay the amount to principal. But substituted agent में मेन एजेंट ओरिजिनल एजेंट इज नॉट रेस्पॉन्सिबल टू प्रिंसिपल. उसने एक बार को एजेंट को अपॉइंट कर दिया, बात खत्म हो गई, अब उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं टू प्रिंसिपल फॉर एक्ट्स ऑफ सब्सटीट्यूटेड एजेंट. रेम्यूनरेशन, सब एजेंट को कौन रेम्यूनरेशन देगा? जिसने उसको अपॉइंट किया. तो सब एजेंट को अपॉइंट किया था एजेंट ने. सो एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू पे द रेम्यूनरेशन टू सब एजेंट. और सब्सटीट्यूटेड एजेंट को कौन रेम्यूनरेट करेगा? प्रिंसिपल. प्रिंसिपल उसको कमीशन देगा, ठीक है, क्योंकि ही इज द एजेंट ऑफ प्रिंसिपल. आंसरेबिलिटी ऑफ सब एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू एजेंट एंड नॉट टू द प्रिंसिपल एक्सेप्ट इन केस ऑफ फ्रॉड और विलफुल रॉन्ग. फिर सब्सटीट्यूटेड एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिंसिपल अलोन, ठीक है, सिर्फ प्रिंसिपल के लिए वो जिम्मेदार है. रिलेशनशिप, सब एजेंट इज द एजेंट ऑफ मेन एजेंट, एजेंट का एजेंट है, बट सब्सटीट्यूटेड एजेंट या को एजेंट इज द को एजेंट ऑफ ओरिजिनल एजेंट. ठीक है, ये एजेंट का एजेंट नहीं है, ये को एजेंट है, ये प्रिंसिपल का एजेंट है. ठीक है, सो ऐसा है. हाँ, यहां तक अगर आपको अब कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है. डायग्राम जरूर बनाओ, डायग्राम्स बनाओगे तो चीजें याद रहेगी. सो ध्यान रखने वाली बात यह है, को एजेंट में हमने स्पेसिफिकली बोला है कि तुम अपॉइंट करो. ठीक है, तो या तो बाय एक्ट बोला है या बाय कंडक्ट या किसी भी प्रकार से बाय वर्ड्स बोला है, बट हमने एक दर्शाया है कि तुमको अपॉइंट करना है कंपलसरी. बट को एजेंट सब एजेंट में कंपलसरी नहीं होता, ऑथोरिटी है, तुम चाहो तो अपॉइंट कर लो, नहीं चाहो तो मत करो. सो ये होता है इन सब एजेंट. सब्सटीट्यूटेड एजेंट या को एजेंट में इट इज कंपल्शन, करना ही पड़ेगा. ठीक है, इसके ऊपर हम क्वेश्चंस देखेंगे जब क्वेश्चन बैंक डिस्कस करेंगे. इस पे आपको काफी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. सो कब सब एजेंट रहता है, कब सब्सटीट्यूटेड एजेंट होता है, इनके ऊपर आपको क्वेश्चंस में बहुत सारे केस स्टडीज आएंगी. ठीक है, तो केस स्टडीज इंपॉर्टेंट है. मैंने जैसा कि आपको बताया, एग्जाम में आजकल केस स्टडीज ही देखी जा रही है. तो यहां तक कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, और फिर हम आज की क्लास को यहाँ कंक्लूड करेंगे. डाउट है तो हैंड रेस करके रख दिया करो, तो मुझे पता लग जाएगा कि यस डाउट है. हाँ, तो डाउट्स तो दिख नहीं रहे, तो एक बार घर पे पढ़ के देखो. अगर कोई डाउट्स आते हैं बाद में, सो यू कैन आस्क इन द नेक्स्ट क्लास. और अगली क्लास में हम राइट्स एंड ड्यूटीज से चालू करेंगे, और थोड़ा टाइम लगेगा इसको भी. तो राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एजेंट प्रिंसिपल, बट अगली क्लास में हम ट्राई करेंगे कि ये कंप्लीट हो जाए. ठीक है. हाँ, एक क्वेश्चन आया है, प्लीज एक्सप्लेन ऑथोरिटी कैन नॉट सेपरेट. ये इनका क्वेश्चन है. इनसेपरेबल जब मैंने बताया गाय और भेड़ वाला एग्जांपल, एग्जांपल से ध्यान रखो, एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट होते हैं. सो यहाँ पे लिख के रख लो, गाय और भेड़ वाला एग्जांपल है. 10 काउस, मैंने अथॉरिटी दिया था 10 गाय खरीदने की, प्लस उसने 5 भेड़ भी खरीद लिया. सो ये वाला केस पे फिर से बता देता हूं. दो केस हो सकते हैं. मैंने बोला था 10 गाय खरीदो, उसने एक्सीड किया है, जो मैंने अथॉरिटी दिया था उससे ज्यादा कार्य किया. उसने 10 गाय तो खरीदा, साथ में 5 भेड़ भी खरीदा. दो केस हो सकते हैं, दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट सेपरेट हैं. 10 गाय का अलग पैसा डिसाइड हुआ, 5 भेड़ का अलग पैसा डिसाइड हुआ. सो मैं यहाँ पे बोल सकता हूं, देखो भैया मैंने गाय के लिए बोला था, मैं गाय के लिए जिम्मेदार हूं, बट भेड़ के लिए मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा. ठीक है, सो मैं यहाँ पे जिम्मेदारी से मुक्त हो जाता हूं, बट जितना विद इन अथॉरिटी है उसके लिए लायबल हूं. बट दूसरा केस हो सकता है, यहाँ पे उसने 10 गाय और 5 भेड़ खरीदा, टोटल कंसिडरेशन में टोटल उसने 2 लाख रुपए दे दिया, और कुछ डिसाइड नहीं हुआ कितना भेड़ का है और कितना गाय का है. सो ऐसे केसेस में मैं बोल सकता हूं मैं तो किसी के लिए भी जिम्मेदार नहीं हूं, क्योंकि देख के हम उसको सेपरेट कर ही नहीं सकते. सो आई कैन रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द ट्रांजेक्शन. ठीक है, बट दिस रूल इज रिलेवेंट फॉर डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द एजेंट. इनके बीच कितना बाइंडिंग रिलेशन क्रिएट हो रहा है, ये देखने के लिए हम ये देख रहे हैं. थर्ड पार्टी के साथ क्या रिलेशन क्रिएट हो रहा है वो नहीं देख रहे हम यहाँ. थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन तो क्रिएट होता है अगर विद इन इम्प्लाइड अथॉरिटी काम किया है तो. ठीक है,
सो यहाँ अगर गुड फेथ में काम करेगा तो थर्ड पार्टी तो रिकवर कर ही सकेगी। तो हम ये नहीं देख रहे यहाँ पे कि थर्ड पार्टी रिकवर कर सकती कि नहीं कर सकती, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में क्या रिलेशंस क्रिएट होंगे, कितना बाइंडिंग रिलेशन होगा। ठीक है, सो ऐसा है। चलो, और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, नहीं तो अपन क्लास को यहाँ पे कंक्लूड करेंगे और अगली क्लास में हम ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ एजेंट के बारे में चर्चा चालू करेंगे। चलो, थैंक यू।